स्वागत है सभी बच्चों का एलिमेंट एड्यूटेक आपके अपने चैनल पर प्यारे बच्चों। और आज की हमारी ये जो क्लास है, ये क्लास है क्लास नीट यूजी 2024 के लिए ये क्लास है, जो कि आपका प्लाज्मा बैच की क्लास है बच्चों। केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर 2 है आज, क्योंकि आप जानते हैं कि मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे जो क्लासेस चलती है बच्चा, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ये क्लासेस चलती हैं 11th प्लाज्मा, ठीक है, बैच की। और ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे जो क्लास चलती है वो क्लास होती है बच्चों जो प्लाज्मा 12, यानी कि कहने का मतलब जो क्लास 12 का सिलेबस होगा नीट के लिए वो टीटीएस में पढ़ाया जाएगा। शेड्यूल में पोस्ट ऑलरेडी मैंने जो है कर दिया है बेटा, कम्युनिटी पोस्ट में अगर आप देखोगे तो पूरा जो है 12 जून तक का पूरा सिलेबस कैसे चलेगा वो मैंने जो है भेज दिया हुआ है। और अभी जो है सबसे पहला जो है मैं बात बता दूं आपको कि जो भी यहाँ पर चीजें चल रही हैं, ठीक है, ये पूरा शेड्यूल्ड है। और पहले भी मैंने जो है जब प्लाज्मा बैच की लॉन्चिंग का डे था उसी दिन बताया था आपको कि कहीं ना कहीं जो है ये सिलेबस पूरा 5 बार एटलीस्ट हम कंप्लीट कर लेंगे टिल द फेब, यानी फरवरी तक हम 5 बार सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बेटा, अमन खुश रहिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही है, आई थिंक सो करते रहिए पढ़ाई बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कि आज लेक्चर 2 यानी कि केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर नंबर 2 आ गया है। ठीक है, जैसे कि कल आपने देखा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे थे आप, लेक्चर 1। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक दिन 11th वाला सिलेबस चलेगा और एक दिन जो है 12th वाला। आगे चल करके हमें थोड़ा सा महसूस अगर होगा कि कहीं ना कहीं बच्चे जो है, ठीक है, अब पूरी तरीके से जो है समझ रहे हैं चीजों को, तो मैं सिंगल डे में भी आपको 2 क्लासेस दूंगा, चिंता मत करिए। ठीक है, एनी हाउ वी हैव टू ग्रैब द 180 आउट ऑफ 180, 180 में 180 मारना है। तो बस आप थोड़ी सी अपनी कंसिस्टेंसी बनाइएगा, तो डेफिनेटली हम आने वाले समय में क्या करेंगे कि जैसे ऑर्गेनिक है वो साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक साथ में लेकर के पूरी चलेंगे। तो जैसा कि आपने देखा भी होगा कि जो जैसे ये वाला केमिकल काइनेटिक्स खत्म होता है और उधर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, तो यहाँ जो 12th है, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स की अगर बात करें, खत्म होने के बाद में आपको जो हम क्लास देने जा रहे हैं वहां पर आपको फिर केमिकल इक्विलिब्रियम मिलेगा जो कि 11th का होगा टॉपिक। साथ में जो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है, आइसोमेरिज्म है, ठीक है, और फिर उसके बाद जीओसी शुरू हो जाएगा। डन। तो ऑर्गेनिक का एक पूरा पैटर्न है वो पकड़ के हम चलेंगे। ठीक है, तो वो पूरा ऑर्गेनिक एक साथ में खत्म करेंगे, यानी कि फिर तब अल्टरनेट में ऑर्गेनिक चलेगा और साथ में इधर से केमिकल इक्विलिब्रियम जैसे चल रहा है फिर वो चलेगा। बात समझ में आ गई, आई थिंक सो। तो खुश रहिए बच्चों जो भी यहाँ पर हैं, ठीक है, खुश रहिए खुश रहिए। शिवांश, ओके, या काजल, सभी लोग बेटा, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे से जो है करते रहिए पढ़ाई और एकदम फोकस्ड रहिए। जो पिछली क्लास हमारी चली थी, अगर आपने देखी होगी क्लास केमिकल काइनेटिक्स की, तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी। और उसमें जो है हमने जो पहले टॉपिक्स कुछ पढ़ाए थे, तो वो आपने देखे होंगे कि पहले जो टॉपिक्स थे दीज वर ऑल अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को हम जो है एक्सप्रेस करते हैं। और अब उसके 2-3 क्वेश्चन जो है आपको देखने हैं। ठीक है, तो आज जो है ये क्वेश्चन इसी क्लास में आपको मैं दिखाऊंगा। उसके बाद में जो है हम अगले टॉपिक पे जाएंगे जिसमें कि हम रेट लॉ एक्सप्रेशन की बात करेंगे और कहीं ना कहीं हम एलिमेंट्री रिएक्शन की और इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की थोड़ी सी बात करेंगे, यूनिट ऑफ रेट लॉ कांस्टेंट की बात करेंगे और ऑर्डर की बात भी करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। जल्दी से जल्दी लिंक उन बच्चों को सबको शेयर कर दीजिएगा जो कोई भी क्लास करना चाहते हैं। तो ठीक है, डेफिनेटली सभी बच्चे जो है ज्यादा से ज्यादा क्लास करें, ये मैं चाहता हूं। ठीक है बेटा, तो शुरुआत करते हैं। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ये है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एलिमेंट एड्यूटेक, जो कि आपका अपना चैनल है जिसपे आप पढ़ते हैं 24/7 एकदम फ्री माइंड होकर के। और यहां से आपको मिलेगा केमिस्ट्री में 180 में से 180 नीट यूजी 2024 में। ठीक है बेटा, शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहां पे जो है कुछ क्वेश्चंस हैं पिछले क्लास से रिलेटेड टॉपिक्स के, जिसमें कि सबसे पहला सवाल आपके सामने है अभी यहाँ पर एक देखिए बेटा। ठीक है, एक सवाल देख सकते हैं आप, द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज, पिछला जो हमारा टॉपिक था उसी पर बेस्ड है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज 1/2 डेल्टा C by delta T equal to 1/3 delta D by delta T equal to 1/4 minus delta A by delta T equal to minus delta B by delta T। ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए लिखा गया, दिस इज फॉर रेट ऑफ रिएक्शन बेटा, ये रेट ऑफ रिएक्शन के लिए एक्सप्रेस किया गया। ये कह रहा है कि जो एक्सपेक्टेड इक्वेशन है इस रिएक्शन का वो क्या होना चाहिए, कौन सी ऐसी रिएक्शन होगी, ठीक है, जिसके दिए हुए इक्वेशन के लिए ये रेट ऑफ रिएक्शन का, ठीक है, सीन होगा। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, आपका आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताएं बच्चे जो भी हमारे साथ में हैं।
अमन है हमारे साथ में, काजल है। बताइए बच्चे, जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। ABCD में से क्या लगता है आपको आंसर होना चाहिए? व्हाट शुड बी द आंसर? जल्दी से जल्दी, यस, डू फास्ट, डू फास्ट। आवाज आ रही है बढ़िया से, वॉइस बढ़िया से आ रही है, ठीक है? जल्दी बताएं बेटा, ABCD में से कौन सा आंसर करेक्ट होगा? डू फास्ट, डू फास्ट बेटा, जल्दी से जल्दी बताइए। यस, वेट कर रहे हैं हम, वेट करें। बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है, जरा से देख के बताइए फटाफट। अभी तक कोई आंसर आया नहीं है। यस, जो भी है हमारे साथ, जो बच्चे सभी ट्राई करिए बहुत अच्छे से। यस, अमन का आंसर आ गया है, आंसर इज ए, ठीक है? ए इज द करेक्ट आंसर बेटा, ठीक है? ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो है इन्होंने बताया है कि ए आंसर। अब देखते हैं, आइए यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ करना क्या है। आप जानते हैं कि देखिए इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए ए के साथ में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसका रेसिप्रोकल 4 यहाँ पे आप देख रहे हो, तो यहाँ पे होना यही चाहिए था कि 1/4 ऑफ माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, ठीक, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? माइनस ऑफ व्हाट, ठीक है? यहाँ पे डेल्टा बी बाई डेल्टा टी शुड बी इक्वल टू क्या होगा बेटा? 1/2 ऑफ डेल्टा सी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। प्यारे बच्चों ये होगा, ठीक है? क्लियर है? तो यहां आप देख रहे हो सामने आपको दिख रहा है, थोड़ा सा इसमें प्रोडक्ट इसने पहले लिखा है, रिएक्टेंट बाद में लिखा है, केवल इतना सा अंतर है मात्र। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो बी लिखा गया है इसके लिए क्या होना चाहिए था? जो बी लिखा हुआ है इसके लिए क्या होना चाहिए था? इसके लिए ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए? माइनस ऑफ डेल्टा बी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू, बोलिए, माइनस, ठीक है, 1/3 इंटू डेल्टा, क्या लिखेगा बेटा? डी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1/4 ऑफ डेल्टा ए बाई डेल्टा टी विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, ठीक है बेटा? ये वाली क्लास कैसे चल रहा है, ये क्वेश्चन का आंसर कैसे आ रहा है, अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो डेफिनेटली जो पिछला लेक्चर चला है वो जरूर आप फॉलो कर लीजिएगा, लेक्चर नंबर 1, आप बिल्कुल सीख जाएंगे, गारंटेड, ठीक है? आइए अब बात करते हैं अगले सवाल की। तो अगला सवाल आपके सामने है बेटा, इन द रिएक्शन A + 2B गिविंग 6C + 2D, ठीक है? बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है A + 2B, A + 2B है, उससे 6C + 2D बन रहा है, ठीक? कह रहा है कि अगर माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी की वैल्यू 2.6 इंटू 10⁻⁻², ठीक है, मोल सेकेंड इनवर्स है, ठीक, मोल पर लीटर, ये मोलैरिटी है, ठीक? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ माइनस डेल्टा बी, ठीक, बाई डेल्टा टी? ये पूछा है बेटा उसने क्वेश्चन में। इसमें से कौन सा आंसर होगा आपको बताना है ABCD में? जल्दी से बताइए बेटा, जो भी है, काजल वगैरह जो भी हमारे साथ में बच्चे, अमन, काजल, सभी बच्चे बताइए जरा जरा जल्दी जल्दी, ठीक है? डू फास्ट, जल्दी जल्दी बताइए बेटा, इसका आंसर क्या होना चाहिए? माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इक्वल टू दिस वन है, तो ये माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी क्या होगा? कैलकुलेट करके जल्दी से जल्दी बताएं, डू फास्ट, जल्दी करो बेटा। 3 क्वेश्चन ऐसे करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कम से कम, ठीक है? फिर उसके बाद में आपको और जो है प्रैक्टिस पेपर के लिए क्वेश्चंस देंगे, ऐप पे देंगे, आज आपको मिलेगा, ठीक है? आज आपको 8 बजे तक क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है? 8 बजे तक ऐप से बिल्कुल जो है क्वेश्चन जो है डाउनलोड कर लीजिएगा और उनको सॉल्व करिएगा, ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर बताएं बेटा, डू फास्ट, यस, मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। देखिए आंसर कैसे निकालना है इसका, ठीक है? इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, शॉर्टकट बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इस पे जाना नहीं है। देखिए ये कहना चाह रहा है कि माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा डी, और यहां से देखिए कि ये दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है? जो ए है, ए ही रेट ऑफ रिएक्शन है दरअसल, ये जो ए देख रहे हैं यही रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है? तो अगर आप देखोगे रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप समझ रहे हो कि रेट ऑफ रिएक्शन 2.6 × 10⁻² है। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन इसके लिए लिखेंगे तो इसके लिए क्या आएगा? -1/2 ऑफ डेल्टा बी बाई डेल्टा टी
बराबर आ जाना चाहिए 2.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। तो दैट विल बी आंसर जो है 2.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, ठीक, m सेकेंड इनवर्स, इसका मतलब 5.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 होना चाहिए बेटा, ठीक है। दिस विल बी द आंसर, ठीक है। क्या डेल्टा b बाई डेल्टा टी जो देख रहे हो, ठीक है, माइनस में, इसका आंसर 5.2 यानी ये वाला बी ऑप्शन होना चाहिए करेक्ट, ठीक है बेटा। आई थिंक सो समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। अच्छा काजल, ये समझ में चैप्टर अगर नहीं आता है तो बात ध्यान से समझना, इतना इजी है ये चैप्टर। आप बस केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 आपने सुना है अभी कि नहीं सुना है? इसका लेक्चर नंबर 1 प्लेलिस्ट में भी पड़ा हुआ है, ठीक है। लेक्चर 1 जो है सुन लीजिएगा पूरा, 100% समझ में आ जाएगा। और आज जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो भी समझ में आएगा, ठीक है काजल, ठीक है बेटा, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आएगा, गारंटीड। इतना इजी है, ये क्यों कर रहे हैं, ये काम क्यों कर रहे हैं, ये सारी चीज उसमें मैंने बताई है, ठीक है। देखोगी तो इसमें जो है, ठीक है, बताया हुआ है। चलो आगे देखते हैं, बिल्कुल समझ में आएगा, 100% आएगा। नहीं आएगा तो फिर उसके लिए हम डाउट क्लास अलग से चलाएंगे, चिंता मत करो, ठीक है। अब एक रिएक्शन है, यहां देखिए क्वेश्चन है, इन रिएक्शन, ठीक, यहां पे देखेंगे जैसे आयोडेट आयन होता है वैसे ब्रोमेट आयन है, ठीक है। तो ब्रोमेट आयन है, ब्रोमेट आयन इज रिएक्टिंग विद ठीक है, ब्रोमाइड आयन इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। ये एक तरीके की रिएक्शन है जिसमें आप देख रहे हो कि Br2 बन रहा है विद वाटर। तो ये आपको समझ में तो रिएक्शन आएगी होगी, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो आप Br की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 5 दिख रही है, ठीक है, कहीं ना कहीं, ठीक है। कितनी दिखाई दे रही है? यहाँ अगर आप देखोगे तो प्लस का 5 है, यहाँ देखोगे -1 है, और यहाँ देखोगे 0 है। तो ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे हैं, ठीक, और वो उनसे जो है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। जैसे जो एक तरीके से डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है उसी का रिवर्स डिस्प्रोपोर्शनेशन है। ऐसी रिएक्शन के लिए पूछा गया है कि जो अंडरलाइन यहां पर आप देख रहे हैं रिएक्टेंट और अंडरलाइन प्रोडक्ट देख रहे हैं, इनमें करेक्ट रिलेशन क्या होगा फॉर द, ठीक, अपीयरेंस ऑफ Br2 उसका रेट एंड डिसअपीयरेंस ऑफ BrO3 माइनस का रेट। जिस रेट से ये डिसअपियर हो रहा है उसमें और जिस रेट से ये अपीयर हो रहा है उसमें क्या रिलेशन होगा ये बताना है, ठीक। तो बहुत इजी है मेरे ख्याल से, है ना, ठीक है, बहुत इजी है। अच्छा इसीलिए काजल देखो नहीं समझ में आ रहा होगा क्योंकि वो पिछला लेक्चर तुमने देखा नहीं था, ठीक है, लेकिन वो देख लेना, 100% गारंटी से कहता हूं समझ में आ जाएगा आपको। तो बेटा बात समझिएगा, जिस रेट से ये गायब हो रहा है और जिस रेट से ये बन रहा है, ठीक, उसमें क्या रिलेशन है, आइए बात करते हैं। देख के नहीं लग रहा आपको बेटा कि जब ये 1 मोल खर्च हो रहा है तो वो 3 मोल बन रहा है? जरा देखो, ये 1 मोल यूज हुआ, इसके सामने 1 है, तो ये 3 मोल बना। तो सीधा सीधा सब बात आ रहा है कि जब ये खर्च हो रहा है 1 मोल तो वो 3 मोल बन रहा है, इसका मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस जो है वो 3 गुना है। सीधा सीधा आप ऐसे चाहो तो लिख सकते हो कि रेट ऑफ अपीयरेंस जो है, ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, ठीक, Br2 जो है वो 3 टाइम्स है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, ठीक, डिसअपीयरेंस ऑफ BrO3 माइनस। ऐसी थोड़ी सी अप्रोच रखी है, ये वाली देखने से समझ आ रही है, एक है तो ये 3 गुना है ना, ये 1 है तो ये 5 गुना है। अगर मैं कहूं इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस तो ये 5 गुना है इसका। अब इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जो है, ठीक, डिसअपीयरेंस का रेट क्या होता है आप जानते हो? अपीयरेंस के रेट को आप कैसे लिखते हो? डेल्टा Br2 बाई डेल्टा टी, ये अपीयरेंस का रेट होता है। अपीयरेंस इसी को बोलते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में, क्या करोगे, माइनस साइन लगाते हुए, ठीक, डेल्टा BrO3 माइनस बाई डेल्टा टी बेटा। अब अगर आप देखो तो ये 3 बेटा इधर भेज दो तो ये क्या आ जाएगा, 1/3 इंटू डेल्टा Br2 बाई डेल्टा टी बराबर माइनस डेल्टा BrO3 माइनस डेल्टा टी। क्या ये अप्रोच आपको पसंद आई? अमन बताना, क्या ये अप्रोच आपको पसंद आई जिस तरीके से क्वेश्चन को करवाया गया? एक ट्रेडिशनल वे ना पकड़ के जो अप्रोच लगाई है हमने, दरअसल ये वो चीज आपको बता दी मैंने जिसकी वजह से ऐसे लिखने का नियम है। यानी कि ये स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन क्यों रेसिप्रोकल में डाल देते हैं, ये जो रटाई जाती है ये चीज, इससे इतर आकर के हमने यहाँ आपको क्लियर कर दिया ऐसा करते ही क्यों है। बात समझ में आ गई होगी आई थिंक सो, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, अब इसमें से ऑप्शन ढूंढ लीजिए कौन सा है क्लियर, ठीक। तो आपको दिख रहा है 1/3 डेल्टा Br2 बाई डेल्टा टी, ठीक है, 1/3 डेल्टा Br2 बाई डेल्टा टी इक्वल टू माइनस डेल्टा BrO3 माइनस बाई डेल्टा टी। ये वाला करेक्ट है क्या? ऑप्शन सी इज करेक्ट क्या?
ऑप्शन सी इज करेक्ट बेटा, ठीक है ना, एकदम बढ़िया, समझ में आ गया, बढ़िया समझ में आ गया है ना, ठीक है, गुड गुड गुड, वेरी गुड, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, देखिए इसके बाद कुछ आगे बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, फॉर द रिएक्शन 2N2O5, ठीक, एक रिएक्शन है 2N2O5, इससे ठीक बन रहा है 4NO2 प्लस O2, अगर कंसंट्रेशन NO2 का इंक्रीज कर दिया जाए, ठीक, बाई दिस वैल्यू, अगर कंसंट्रेशन NO2 का इंक्रीज करके, ठीक है, इतना कर दिया जाए 6 सेकंड में, तो बताना है आपको, ठीक, फॉलोइंग थिंग्स, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 बताना है, ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 बताना है। दूसरा चीज बताना है आपको, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 बताना है आपको। एक चीज और आपको बतानी है, रेट ऑफ रिएक्शन, एक चीज और बतानी है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। चौथी चीज आपको यह भी बतानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, ठीक है, 4 चीजें आपको बतानी। तो ये आप समझ लीजिएगा, ठीक है, कि कैसे इसको करना है, ठीक है, बात ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा लगवा के बता देता हूं, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं मैंने डाला है, सिर्फ और सिर्फ मैंने जो है ये क्वेश्चन दिया ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस एक क्वेश्चन से, थोड़ी सी पिछला वाला जो पढ़ा है आपने क्लास, वो क्लियर हो जाए, ठीक। तो बेटा समझना, काजल आप भी और अमन आप भी, सभी बच्चे जो भी क्लास में, देखना ध्यान से। ऐसा करते देखिए, उसने कहा कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, जो कुछ भी उसने लिखा है ना, ठीक है, जो कुछ भी लिखा है उसने, ठीक, वो सब हम निकालेंगे, लेकिन पहले उसके मीनिंग लिख लेते हैं, ठीक, इक्वेशन वाइज। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन NO2 का क्या मतलब होता है, इसका मतलब वो पूछ रहा है क्या, ठीक है, डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी, केवल ये पूछा है उसने, पहली चीज। दूसरी चीज क्या पूछा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, तो N2O5 की डिसअपियरेंस का मतलब माइनस डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा टी की वैल्यू बेटा पता करती है क्या होती है। तीसरी चीज उसने पूछा रेट ऑफ रिएक्शन, तो अब बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब आप समझ रहे हो, सभी के टर्म में आप लिख दीजिए, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन या तो, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है ये चीज कि अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो देखिए कि किसमें कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ही नहीं, बस उसको पकड़ लो, रेट ऑफ रिएक्शन उसी के टर्म में हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी जो होगा बेटा, यही जो है आपका रेट ऑफ रिएक्शन हो जाना है, और यही जो है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 का हो जाना है। तो जो चौथा वाला क्वेश्चन है वो और जो तीसरा वाला क्वेश्चन है, दोनों का आंसर सेम आए। तो अब आपको क्या कहा उसने कि NO2 का कंसंट्रेशन क्या चेंज हो रहा है, 1.6 10 का पावर -4 6 सेकंड, ठीक है। इसका मतलब क्या कि डेल्टा, अब गिवन में क्या दिया, डेल्टा NO2 बराबर, ठीक, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 बराबर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -4 m, और टाइम कितना दिया बेटा उसने, ठीक, टाइम इंटरवल डेल्टा टी जिसको बोलते हैं, डेल्टा टी उसने आपको दे दिया 6 सेकंड, ठीक है। अब ये उसने दिया, अब आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, माइनस, ठीक है, क्या क्या निकालना है हमको भाई, -1/2 डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा टी बराबर किसके होगा बेटा, ठीक, 1/4 ऑफ डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी बराबर बेटा किसके होगा, डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी, ये बराबर किसके, रेट ऑफ रिएक्शन के। अब जरा बेटा आप ध्यान से देखो, आपको डेल्टा NO2 की वैल्यू दी है, डेल्टा टी की वैल्यू दी हुई है, तो आप डेल्टा NO2 में वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है, 1/4 इंटू डेल्टा NO2 की वैल्यू कितनी है, 1.6 10 का पावर -4/6 है, ठीक। अब ये बराबर किसके आ गया, जरा ध्यान से देखिए, 1/2 डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा टी, ठीक, और ये बराबर किसके है बेटा, डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी, और यही बराबर है रेट ऑफ रिएक्शन के। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो आपके सामने बिल्कुल आ गया, ठीक है, क्लियरली। 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 0.4 आएगा, डेसिमल हटाइए, 0 बढ़ाइए, 0 से उसको कुछ कर लीजिए, 4/60 आ गया, इसको कैलकुलेट करके निकाल लीजिए, ठीक है, क्या आ जाएगा, अगर कैलकुलेटर का यूज करें तो 4/60, ठीक है, 4/60, तो देखिए 4 डिवाइडेड बाई, अगर मैं 60 करूं बेटा तो 0.066 है ना, तो ये अगर देखें तो 0.066 इंटू 10 टू द पावर -4 MS इनवर्स, ये बराबर ये हो गया, ये बराबर ये हो गया, यानी रेट ऑफ रिएक्शन आ गया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन आ गया।
ये तो आगे बात, लेकिन अभी यहाँ पे जो उसने ये चीज बेटा पूछी हुई है ना, इसने जो पूछा था कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, दरअसल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 अभी नहीं आया है, ये बात ध्यान देना। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 क्या आएगा, वो दरअसल आपको डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी निकालना था, और वो क्या दिया हुआ है 1/4 ऑफ डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी। तो करना कुछ नहीं है, डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी तो 1.6 10 टू पावर -4 को 6 से डिवाइड कर देना, ठीक है। डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी की बात करोगे, ठीक है, तो दैट विल बी 1.6 10 टू पावर -4 डिवाइडेड बाई 6 करना है, ठीक, दैट विल बी द आंसर, ठीक है। ये आ जाएगा बेटा क्या, मोल सेकंड इनवर्स में, क्लियर है। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो फिर उसके बाद उसने पूछा क्या है इस क्वेश्चन में, और ठीक है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। तो N2O5 का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस देख रहे हो आप कि वो क्या है, यानी कि ये चीज पूरा है डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा टी का वैल्यू पूछ रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना, रेट ऑफ रिएक्शन को आंसर आ जाएगा। इसको चाहते तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते सीधा सीधा रेट ऑफ रिएक्शन को, तो भी आपका आ जाता क्या, ठीक, रेट ऑफ, ठीक, फॉर्मेशन ऑफ NO2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है अमन, ठीक है बेटा, आ जाएगा, ठीक है। चलो चलो आया समझ में, ठीक है। यहाँ पे क्या आने वाला है, ठीक, डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी, तो वैसे भी आप देख रहे हो 1.6 बाई डिवाइडेड बाई 6 है, यहीं पे चलो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 0.62 जा 12 आ जाएगा, कितना बचेगा 4, 6 6 जा 36 बचेगा 4, ये तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2.67 इंटू 10 टू द पावर -5 m सेकेंड इनवर्स, ठीक है। और बाकी आपका जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आ चुका है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -6 मोल सेकेंड इनवर्स बेटा, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। और अगर आप देखना चाहोगे कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, तो 2 से उसको मल्टीप्लाई करना 6.67 को, वो भी आपका आंसर आ जाएगा, पक्का। चले आगे, ठीक, बिंदास, चले आगे, चलो वेरी गुड। तो अब यहां पे आ गया हमारा लेक्चर नंबर 2, ठीक। थोड़ी सी प्रैक्टिस कराई पिछली वाली ताकि थोड़ा सा ब्रशअप हो जाए, ठीक है, जो पिछला वाला वो ब्रशअप हो जाए, जरूरी था। अब आज हम जो है केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर 2 जो है शुरू कर रहे हैं। आज कहां से शुरू कर रहे हैं बेटा, आज शुरू करने जा रहे हैं कि रेट ला एक्सप्रेशन क्या होता है, ये सारी बातें शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो है तैयार आप लोग, शुरुआत किया जाए, शुरुआत किया जाए बेटा, यस, ठीक है, शुरुआत किया जाए आज की क्लास का, वेरी गुड। आज की शुरुआत कर रहे हैं बेटा, देखिएगा ध्यान से, काजल, अमन, जो भी बच्चे हैं सब क्लास में, शिवांश वगैरह, देखिए आज का आपका जो टॉपिक है रेट लॉ एक्सप्रेशन पढ़ाएंगे आज आपको हम, ठीक। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेट लॉ, रेट लॉ किसको कहते हैं, जरा ध्यान से समझना की बात को। ये बहुत ही इजी है, ठीक, इतनी इजी है ये टॉपिक कि इसका कोई भी, ठीक है, जो है कोई भी इसका कोई एक्सटेंड नहीं है कि हाँ भाई इतना, बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन अब बहुत इजी वे में देखिए मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए मैं आपके सामने एक खास बात लिखने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि 2a + 3b गिविंग, यहाँ पे 5d मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, ठीक। 2a + 3b इज गिविंग 5d मैंने लिख दिया। इस इक्वेशन की अगर हम बात करें, तो इस इक्वेशन की अगर हम बात बेटा कर रहे हैं और हम कहते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, हम कह रहे हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन a का पावर 2 के और b का पावर 3 के। इसका मतलब ये हुआ कि ये रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं है, ये लॉ ऑफ मास एक्शन जो 11th में आप पढ़ते थे उसके मुताबिक है, ठीक है। अकॉर्डिंगली लॉ ऑफ मास एक्शन, जरा बात समझना, ये क्या कहना चाह रहा है पता है, ये कुछ ऐसी बात है कि जैसे 21 लाख लोगों ने नीट का एग्जाम दिया, तो जितने लोग एग्जाम दिए सबके सब बोल रहा है कि जो है एक्टिव थे, सबके सब सेलेक्ट हो जाएंगे, सबको एमबीबीएस का सीट मिल जाएगा, ये वाली बात बोल रहा है। लॉ ऑफ मास एक्शन जो गुल्डबर्ग एंड वैग दिए, उसकी कहने की मीनिंग ये थी कि उनके कहने का मीनिंग ये था कि जो भी आप रिएक्टेंट लेते हो उसके जितने भी मॉलिक्यूल हैं, उनके जितने भी मोल हैं, ऑल मोल यानी जितने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैं, वो सारे के सारे एक्टिव हैं, वो उनको सबको एक्टिव मान ले रहा है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। क्या लगता है आपको कि एक क्लास में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 100 के 100 बच्चे एक्टिव हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। और रिजल्ट कौन देते हैं? वही जो एक्टिव है, क्लियर है, जो भाई एक्टिव है वही ना रिजल्ट देता है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड कर रहा है a का पावर 2 के, b का पावर 3 के। अब ये छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूं, दरअसल लॉ ऑफ मास एक्शन जो था उसमें उन्होंने डेफिनेशन में क्या बात बोली थी,
ये ए का पावर 2 लगाते ही क्यों है, ये बात बहुत क्लियर कर दें, क्योंकि ये बच्चों को दिक्कत करता है। ड्रॉपर बैच के आप लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात अभी तक आपको बताई नहीं गई होगी, इसकी पावर 2 कर क्यों देते हैं। यहां 2 लिखा है तो 2 उसकी पावर क्यों आ जाता है, ठीक। यहां 3 इसके सामने लिखा है तो 3 उसकी पावर क्यों बना दिया जाता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ठीक। इसी बात को समझना है आपको। क्लियर है, अमन बताया जाए इसको, ध्यान से सुनिएगा। जो लॉ ऑफ मास एक्शन था, जो लॉ ऑफ मास एक्शन था बेटा, उसमें एक बात बोली गई थी, उसमें यह कहा गया था कि द रेट ऑफ, उसमें कहा गया था द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट, कोई एक रिएक्टेंट है, उस जिस रेट से वो रिएक्ट कर रहा है, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ दैट रिएक्टेंट, यानी जो रिएक्टेंट है उसका जो भी एक्टिव मास है उस पे उसका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। मतलब सीधी सी बात बोलें तो जैसे वो कह रहा है कि आईपीएल में उसने कहा कि चेन्नई सुपर किंग्स में, ठीक, महेंद्र सिंह धोनी जो स्कोर करते हैं वो डिपेंड करता है कि महेंद्र सिंह धोनी कितने एक्टिव हैं, ठीक, इस बात पे डिपेंड कर रहा है। उसने कहा कि जो सीएसके की टीम स्कोर करती है वो सबके जो स्कोर किए गए रन है उस पर डिपेंड करता है, या यूं कहें कि सबके एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। बात समझिएगा, बहुत ध्यान से इजी लीजिएगा एकदम। तो उसने कहा द रेट ऑफ रिएक्शन, जिस रेट से, जिस दर से कोई रिएक्टेंट, पर्टिकुलर एक रिएक्टेंट, वो चाहे रिएक्टेंट ए की बात कर रहा हो या बी की बात कर रहा हो, वो कह रहा है जिस रेट से रिएक्टेंट रिएक्शन करता है वो डिपेंड करता है किस पे, उस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर, उस रिएक्टेंट के एक्टिव मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसने कहा ये बात, एंड रेट ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन, उसने कहा कि रेट ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन जैसे लाइक फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने वाली रिएक्शन, ठीक, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्टिव मास ऑफ, ठीक, एक्टिव मास ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स। इसने कहा कि जो पूरी रिएक्शन है, जैसे अब पूरी टीम जो स्कोर कर रही है वो सभी के जो एक्टिविटी है उस पर डिपेंड करेगा। तो इसने कहा कि जैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन हो रही है, यानी कि ए और बी के मिलने से जो डी बन रहा है, इसके रिएक्शन का रेट, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने वाली रिएक्शन का रेट, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा एक्टिव मास ऑफ ए एंड बी पे डिपेंड करेगा। अब ये बोलता है कि एक्टिव मास ऑफ ए एंड बी का मतलब क्या है कि जो, ठीक, इफेक्टिव कोलिजन करता हो, या आप केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े कि दो मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं, तो टकराते समय जब जिस इंस्टेंट पर टक्कर हुई उस समय उसकी जो एनर्जी होनी चाहिए कॉम्प्लेक्स की, वो एनर्जी कॉम्प्लेक्स की क्या होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा हो जानी चाहिए। अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा होगी तो डेफिनेटली क्या होगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। और ऐसे कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन होते हैं, ठीक है। यहां मैं आपको दिखा भी देता हूं, ग्राफिकली भी दिखा देता हूं थोड़ा सा। मैं यहाँ पर ग्राफिकली भी आपको अगले पेज पे एक चीज साथ में लेके दिखाता हूं कि जैसे एक ग्राफिकली आप देखें, ये देखिए प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, और ये एनर्जी का यहाँ पे, ठीक, वाई एक्सिस पे कर्व लिया गया। अब यहाँ पे क्या है कि ठीक, थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर ये है, मतलब ये बैरियर ऑफ एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि जैसे पार्टिकल ए है, ठीक, ये पार्टिकल ए है और एक पार्टिकल बी है, दोनों एक दूसरे से आकर के जब टकराए, ए और बी की जब टक्कर हुई, तो टक्कर के समय अगर इस एनर्जी को ये क्रॉस कर गई, या यहां तक एनर्जी अगर इनकी पहुंच गई, जो कि इनकी एनर्जी पहले इतनी थी, इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी पहले इतनी थी, ए की और बी की एनर्जी इतनी थी, टक्कर होने के बाद अगर इसकी एनर्जी इसको टच कर गई एट द इंस्टेंट ऑफ, ठीक, क्या, कोलिजन, अगर यहां तक एनर्जी इनकी पहुंच गई तो फिर इसका मतलब ये क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होती है, इसको बोलते हैं ईए, ठीक, और ये क्या है, यहां तक एवरेज काइनेटिक एनर्जी नीचे से होती है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी में ये जोड़ दे तो यहां से यहां तक क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है। तो ये बोलता है कि ये फिर बोलता है कि प्रोडक्ट बनेगा या तो ये और या ऐसा होगा तो क्या होगा, मतलब एंडोथर्मिक, ये होगा तो एक्सोथर्मिक। एवरेज काइनेटिक एनर्जी जितनी थी पहले, अगर उससे भी कम हो गई तो प्रोडक्ट में एनर्जी रिलीज हो गई ज्यादा से ज्यादा, मतलब ये एक्सोथर्मिक वाली कंडीशन, ये एंडोथर्मिक वाली कंडीशन है ना।
यहां पे क्या है, H प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन H रिएक्टेंट, ये एंडोथर्मिक है। अच्छा, HP इज लेस देन HR, तो बोले तो डेल्टा H बराबर HP माइनस HR, नेगेटिव आया, एक्सोथर्मिक हो गया, है ना। ऊपर वाले केस में क्या है, डेल्टा H बराबर HP माइनस HR, पॉजिटिव है। ये तो खैर वो अलग बात होगी कि एक्सोथर्मिक क्या एंडोथर्मिक क्या, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि एक्टिव या इफेक्टिव मॉलिक्यूल वही है, एक्टिव मास उसी मास को बोला जाता है जिसके पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के बराबर एनर्जी हो। सच मामले भी ये है, लेकिन गोल्डबर्ग एंड वैग ने क्या बोला कि जितने आ रहे हैं साहब सबके सभी एक्टिव हैं, ये जितने बच्चे एडमिशन ले रहे हैं सबके सब एक्टिव हैं, सबके सब रिजल्ट दे देंगे। ठीक है, एक कोचिंग में अगर 5000 बच्चे एडमिशन ले तो क्या आपने कभी 5000 के 5000 बच्चों का रिजल्ट देखा है? नहीं देखा है। क्यों? क्या वो सिलेक्शन की नियति से नहीं आते हैं? हर कोई तो सिलेक्शन के लिए पढ़ता है भाई, लेकिन हो क्या जाता है, ये जो बैरियर है कट ऑफ का, जो एमबीबीएस वाला, ये कट ऑफ का बैरियर ही बदल जाता है, हर बार बदल जाता है, कभी हाई हो गया कभी लो हो गया। तो हमने तो तैयारी की, अगर हमारा इस कट ऑफ से ऊपर हो गया तो हम सेलेक्ट हो गए, नहीं हुआ तो फिर वापस लौट आए वहीं के वही ना। क्लियर आई ना बात? तो अब ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं नहीं जितने पार्टिसिपेट हो रहे हैं सबके सब। तो ये सीधी सीधी से आपके दिमाग में बात आ गई होगी कि ये बात तो यार गलत है ना, कि जितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबके सब कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं। तो गोल्डबर्ग एंड वैग क्या बोल रहे थे कि रेट ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्टिव मास ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स, यानी ये बोल रहे थे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, जितने बार ए है उतने का मल्टीप्लाई। क्यों? अच्छा बोलो, अगर ये 2a + 3b लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो मैं क्या इसको a + a नहीं लिख सकता? 3b का मतलब क्या मैं b को 3 बार नहीं लिख सकता? बताओ, क्या मैंने कुछ गलत किया? बोलो, जो बच्चे क्लास में हो बताओ, क्या कुछ इसमें गलती है? नहीं ना। अगर मैं 2a को a + a लिखूं और 3b को b + b लिखूं तो इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ऐसे लाइक d को 5 बार लिख दूं चलेगा? बोलो यार, यही तो बात है खास, यही तो अंदर की बात है कि जो बताई नहीं जाती सीधे बोलते हैं अंडरस्टूड कर लो। तो अब ये 2 बार a का प्लस है, 3 बार b का प्लस है, तो मुझे ये बता दो कि हम जब 2 रिएक्टेंट थे खाली a और b, उसको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो अब तो ये कितने रिएक्टेंट है, 1 2 3 4 5 मॉलिक्यूल, सबको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में ऐसे। और हर बच्चा जानता है कि जब पावर जो है ठीक ऐड होती है तो कब ऐड होती है, जब ठीक जो आपका जो है वेरिएंट है, वेरिएबल जो है वो जब सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो अब पावर 2 बार ऐड होगी, यानी कहने का मतलब क्या होगा, a का पावर 2 और b का पावर 3 हो जाएगा। ये आया कि नहीं आया? यही चीज। अब बेटा मुझे ये बताओ हकीकत क्या है, अगर ये चीज यहां a + a को, अगर a + a को मैं ऐसा दिखा दूं, जैसा कि समझना, अब मान लो कि जो एक a है वो ये है और दूसरा वाला एक ऐसा है। आइए देखते हैं दूसरा वाला एक ऐसा है, दूसरा वाला ए देखो, आपको एकदम आनंद आ जाएगा। दूसरा वाला ए ऐसा है, दूसरा वाला ए ऐसा है। अभी समझ में आने लग गया बच्चों को, गारंटीड कह सकता हूं कि बच्चों को समझ में ये बात आ गई। ठीक, अब एक बी ऐसा है, दूसरा बी जो है वो ऐसा है, और तीसरा बी जो है वो एकदम जो है ऐसा करके है। अब इससे जो डी बन रहे हैं वो ये 5 के 5 डी एकदम ऐसे वाले बने। ओके, अब मुझे बता दो, क्या तुम्हें लगता है कि ये एक्टिव देखने से लग रहा है? इसकी उम्र हो गई है, इसकी भी उम्र होने लगी है, और ये इसकी हो चुकी है बहुत अच्छी खासी उम्र, देखने से ही समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एकदम क्लियर बात है कि ये एक्टिव नहीं है, ये एक्टिव नहीं है, ये थोड़ा सा एक्टिव है, पूरा एक्टिव नहीं है। बस यार यही बात जो होती है, यही बात जिसको समझ में आ गई उसको रेट लॉ एक्सप्रेशन वाली बात समझ में आ गई। रेट लॉ एक्सप्रेशन दरअसल क्या है, वो एक एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड डेटा है। वहां क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंट करते हैं। कैसे करते हैं आइए दिखाते हैं आपको। जैसे मान लेते हैं कि यहां पे था कि 2a + 3b से बन रहा था 5d, तो रेट लॉ जब निकालते हैं, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन जब निकालते हैं, तो दरअसल रेट लॉ एक्सप्रेशन बताता क्या है, ये बताता है कि एग्जैक्ट डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन टर्म्स। थोड़ी अंग्रेजी में बोल दिए, उसको हिंदी बताते हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन दरअसल बताता है किसी रिएक्शन के जो रेट है वो किस तरीके से डिपेंड करते हैं दिए गए रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन टर्म्स पर।
यानी क्या वो दोनों के दोनों जो कंसंट्रेशन टर्म है क्या उस पर डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये क्या कहता है, ये कहता है मान लीजिए ये कहता है कि रेट बराबर के मल्टीप्लाई ए का पावर 1 बोलता है, फॉर एग्जांपल कह रहा हूं मैं, और बी का पावर बोलता है 1.5। तो इसका मतलब यार ये है कि कहने का मतलब उसका कि ये 1.5 ये वाला पूरा डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है। बोलता है कि ऐसे वाले जितने मॉलिक्यूल होंगे ये बढ़ा दोगे, ऐसे वाले मॉलिक्यूल दुगने कर दोगे तो इनकी वजह से रेट उसी हिसाब से बढ़ जाएगा। ऐसे वाले रिएक्शन के दौरान अगर बढ़ाओगे मॉलिक्यूल तो एक बढ़ाओगे तो आधा काम करेगा, दो बढ़ाओगे तो एक काम करेगा। बात समझ में आई? ठीक। फिर यहाँ पे क्या कहता है कि इन दोनों में से एक एक्टिव है एक इनएक्टिव है। तो बोलता है कि ए का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो खाली अगर दुगना भी कर दोगे तो दुगना ही रेट बढ़ेगा, ना कि 4 गुना बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरा वाला मॉलिक्यूल तो एक्टिव है ही नहीं। अभी बात समझ में आई बेटा? बोलो, ईमानदारी से बताना, अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई? एकदम चमका कि नहीं चमका? सही बताओ। चमका? चमक गया? बोलो अमन, चमका कि नहीं चमका? मतलब इस तरीके से चमका ना, बिल्कुल डिफरेंट वे में। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो जितना बच्चा एडमिशन लिया था, ठीक, वो सबका सब में से जिसने मेहनत की, जो कट ऑफ पार कर गया, वो एमबीबीएस डॉक्टर बन जाएगा, पक्का बन जाएगा। ठीक है। अब जैसे हम कह रहे हैं कि 180 में से 180 सब लाएगा, तो वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम कह रहे हैं कट ऑफ कितना भी भाग जाए यार, 180 मेरा अपना है, उससे ऊपर तो भाग नहीं जाएगा। 180 तो मुझे पता है ना कि 100% होता है यार, तो 180 में 180 हम मार देंगे, हम पीछे पड़े हुए 100% के। अब उसके बाद कहां ले जाओगे अपना कट ऑफ? ले जाओ, कहां ले जाओगे? है कि नहीं? अब तो इसके बाद यही हो सकता है सबके ही 720 आ जाए, तो फिर टॉस करते रहो, उम्र देखते रहो, ठीक है, ये सब देखते रहो। ऐसा कभी होने वाला नहीं कि सबका 720 आ जाए। ठीक है, तो ये चीज है। तो अब बात समझिएगा। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन दरअसल क्या होता है, जैसे यहां पे ये दिखा रहा है ये कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, जैसे जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2 है, और यहां जो ठीक कंसंट्रेशन टर्म की पावर जो लिखी गई है वो कुछ और है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन दरअसल क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटली डेटा जो है कलेक्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमने अपने पास एक ए लिया रिएक्टेंट और एक बी लिया रिएक्टेंट। ठीक है, एक बार क्या किया, ए का कंसंट्रेशन मान लेते हैं कि 2 मोल पर लीटर लिया, ठीक है, और बी का कंसंट्रेशन हम मान लेते हैं, ठीक है, ए और बी में बी का कंसंट्रेशन बेटा हम मान लेते हैं कि ये, ठीक है, 3 मोल पर लीटर हमने लेके रिएक्शन की शुरुआत की। ठीक, इनिशियल कंसंट्रेशन। अगर ये इनिशियल कंसंट्रेशन थे तो हमने रिएक्शन करानी शुरू की, और इसका थोड़ी देर के बाद आफ्टर सम टाइम हमने इसका रेट ऑफ रिएक्शन मीजर कर लिया। कैसे करते हैं आपको पता ही है, कितना ये चेंज हुआ, कितना ये चेंज हुआ, उससे पता चल ही जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है? अच्छा जी, पता चल गया। अब उसके बाद हमने क्या किया बेटा, थोड़ी देर के बाद इसको 2 की बजाय सेकंड सेट में क्या किया, जो ए है उसका इनिशियल कंसंट्रेशन बेटा हमने क्या किया, ए का इनिशियल कंसंट्रेशन 2 की बजाय, ठीक है, 2 का 2 ही रहने दिया, 2 मोल पर लीटर, इसको 2 मोल पर लीटर ही रहने दिया। ठीक है, और जो हमारे पास जो बी है उसके कंसंट्रेशन को बेटा हमने क्या कर दिया, बी का कंसंट्रेशन 6 मोल पर लीटर ले लिया। अब बात समझना, तो अगर हम रेट लॉ पर बात करें तो रेट लॉ के मुताबिक क्या होना चाहिए? बोलो, अगर हम रेट लॉ के मुताबिक बात करें बेटा तो ऐसा होना चाहिए कि रेट बराबर, अब ये अकॉर्डिंग टू, ठीक है, सॉरी, लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, वो पुराना वाला गुल्डबर्ग एंड वैग वाला लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक अगर इसमें लगा दे तो रेट बराबर क्या होना चाहिए, के मल्टीप्लाई ए का पावर 2 और बी का पावर 3 होना चाहिए। तब तो R1 बाई R2 बराबर, बताओ, A1 बाई A2 का पावर 2 और B1 बाई B2 का पावर 3 हो जाना चाहिए, यही ना होना चाहिए? और अगर ये लगाएंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि R1 बाई R2 बराबर, अब A1 भी उतना है देखो और A2 भी उतना, ये A1 ले लीजिए इसको, आप इसको A2 ले लीजिए, इसको B1 ले लीजिए, आप इसको B2 ले लीजिए। ठीक, 2 बार में लिया गया कंसंट्रेशन अलग अलग। तो अब A1 A2 सेम है तो इसका मतलब 1 कट के आ जाएगा, 1 का पावर 2 1 ही रहेगा। ठीक, तो ये 1 रह जाएगा। ठीक है, और ठीक मल्टीप्लाई B1 बाई B2, B1 कितना है 3, बाद में हो गया 6, तो 3 बाई 6 का पावर 3, तो ये आ गया 1 बाई 2 का पावर 3, यानी देखा जाए तो 1 बाई 8 आ गया। अब ये दिख रहा है बेटा कि R1 बाई R2 बराबर, R1 बाई R2 बराबर 1 बाई 8, यानी R2 बराबर 8 R1, यानी रिएक्शन का रेट 8 गुना बढ़ गया। ये आना चाहिए, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं
तो एक्सपेरिमेंट में हम ये देखते हैं कि ये तो कैलकुलेशन कह रहा था होना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटल डेटा जब इससे आया तो एक्सपेरिमेंटल डेटा ने हमको दिखाया कि नहीं यार, ये तो ऐसे नहीं बदल रहा है। ठीक है, मतलब 8 गुना तो नहीं हुआ रिएक्शन का रेट, तो इसका मतलब ये है कि इसकी पावर 3 पे डिपेंड नहीं करता होगा। इसका मतलब इसकी पावर 3 पे डिपेंड नहीं करता है, यही बात क्लियर है। तो फिर क्या होगा, किस पे डिपेंड करता है, कैसे निकालेंगे? तो फिर हम क्या करेंगे बेटा, बात समझना ध्यान से। तब हम क्या करेंगे, हमें R1 नोन है, हमें R2 नोन है बेटा, है कि नहीं, और A1 बराबर A2 बराबर ठीक 2 इंटू 10⁻³ या 2 मोल पर लीटर जो भी था, ये 2 मोल पर लीटर है, ये 2 मोल पर लीटर ही है बेटा। ठीक है, ये हमें पता है। अच्छा, दूसरी बात, जो B1 है ठीक वो कितना है, 2, ठीक, और B2 कितना है, 3 है, तो सॉरी ये 3 है और वो 6 है। ठीक है, वो 3 है और वो 6 था शायद, ये है 3 मोल पर लीटर और वो है B2 कितना है, 6 मोल पर लीटर। तो बेटा जानते हो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मानेंगे कि लेट रेट बराबर K मल्टीप्लाई A का पावर अल्फा और B का पावर बीटा कर दिया हमने। मान लिया कि A के अल्फा टर्म पे डिपेंड कर रहा है रिएक्शन का रेट और B के बीटा टर्म पे डिपेंड कर रहा है, यानी सभी कंसंट्रेशन टर्म पे नहीं कर रहा है डिपेंड, अल्फा बीटा कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड कर रहा है, ये हमने मान लिया। तो अब हम जानते हैं कि ठीक R1/R2 ये आप जानते हैं नोन है, तो ये नोन हो जाएगा, ठीक, ये नोन आ जाएगा। अब के कट जाएगा, आपको पता है, ठीक, और ए आपको पता है कि 1 का पावर अल्फा होएगा, तो वो 1 का पावर अल्फा बनी रह जाएगा। अब बी जो है 1/2 का पावर बीटा आ गया। जरा ध्यान से देखिएगा, R1/R2 कुछ ना कुछ आपको आएगा ही आएगा। मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं कि ये कोई एक्स आ गया, एक्स है कोई, ये नॉन वैल्यू है, ये नॉन वैल्यू है, ठीक, और ये आप जान ही रहे हो कि 1/2 का पावर बीटा आ गया। तो या तो मान लेते हैं कि ये ऐसा आ गया जैसे 1/2 ही आ गया, फॉर एग्जांपल 1/2 आ गया, तो इसका मतलब 1/2 की पावर 1 और बीटा को कंपेयर कर दिया तो इसका मतलब बीटा इक्वल टू 1 आ गया। या अगर ये कुछ ऐसा आ रहा है जो इसके टर्म में नहीं है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, तब इसका हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इसका हम लोग तब लॉग लेके निकाल लेंगे। यानी ये तो आप पहले थ्योरी में करते थे, ऐसा क्वेश्चन जेई मेन वगैरह में आ भी सकता है, एडवांस में तो ऐसे क्वेश्चन पूछता ही है, ठीक है, बोर्ड्स में भी पूछता है ये क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे ये टॉपिक जो आपको समझाना था उसके लिए ये बात जरूरी थी कि जब कोई रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली प्रूफ उसका निकाला जाता है कि आखिर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन बदल देने से, तो एक्चुअल डिपेंडेंस पता चलती है। तो रेट ला एक्सप्रेशन जो होता है ये एक्चुअल डिपेंडेंसी बताता है कि किसी रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन पे किस तरह से डिपेंड करता है, यानी कि कितने कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करता है। ये बात मेरे ख्याल से बच्चों को बहुत क्लियर हो गई होगी, ठीक है, आई थिंक सो ये बात क्लियर होगी बेटा, क्लियर हो गई, ठीक है, कि किसी रिएक्शन का रेट आखिरकार किस तरीके से डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन टर्म पे। एक्सपेरिमेंटली जब ये वेरीफाइड होके आता है तो जो एक्सप्रेशन आप लिखते हो, दिस इज सो कॉल्ड व्हाट, दिस इज सो कॉल्ड रेट ला एक्सप्रेशन, यही रेट ला एक्सप्रेशन होता है। तो रेट ला एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, एक बार फिर से यहां पे लिख लेंगे, एक बार फिर से देख लेंगे, रेट ला एक्सप्रेशन मेरे ख्याल से चमक गया बच्चों के दिमाग में, ठीक। रेट ला एक्सप्रेशन क्या करता है, दिस इज द एक्चुअल, ठीक है, रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, यानी कि किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन किन कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करी, इसका एक्चुअल जो डिपेंडेंसी है। और ये एक एक्सपेरिमेंटली प्रूफ्ड जो है डेटा होता है, एक्सपेरिमेंटली प्रूवन होता है। ये चीजें ही नीट में पूछी जाती हैं बेटा, कि रेट ला एक्सप्रेशन जो वो हाइपोथेटिकल है कि एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है, तो एक्सपेरिमेंटली प्रूवन होता है ये रिलेशन। अब यहां पे अगर हम देखेंगे तो यहां लिखा जाता है जैसे रेट इक्वल टू K मल्टीप्लाई A टू द पावर अल्फा B टू द पावर बीटा फॉर, ठीक, फॉर अ रिएक्शन, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं बेटा, फॉर अ रिएक्शन स्मॉल a मोल ऑफ A रिएक्ट विद स्मॉल b मोल ऑफ B टू फॉर्म स्मॉल c मोल ऑफ C एंड स्मॉल d मोल ऑफ D। यहां लिख रहा है कि रेट इक्वल टू K इंटू A टू द पावर अल्फा B टू द पावर बीटा, वेयर अल्फा is the concentration term on which rate of
रिएक्शन डिपेंड्स विद रेफरेंस टू या विद रिस्पेक्ट टू ए। रिएक्टेंट ए के कितने कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। दरअसल यही जो है, ठीक है, इट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। सच मामले में जो भी कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन किसी एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट के जितने भी कंसंट्रेशन टर्म पर, वो उस पर्टिकुलर रिएक्शन का ऑर्डर है उस रिएक्टेंट के रिलेशन में। बात आ गई समझ में? उस रिएक्टेंट के रिलेशन में डिपेंडेंसी है रेट ऑफ रिएक्शन की। यानी कि ए के साथ क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चल रहा है, ए का पावर अल्फा, यानी अल्फा इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू ए। लेकिन वही बात किया जाए कि जो बी है, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर रिएक्शन का क्या है, बीटा। ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बेटा, ठीक है। आई थिंक सो ये बात समझ में आ गई होगी। ओवरऑल ऑर्डर इज द अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा कंसंट्रेशन टर्म पे चूंकि ठीक डिपेंड कर रही है रिएक्शन की रेट ए के, यानी ए के अल्फा कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड कर रही है, तो रिएक्शन का ऑर्डर ए की रिस्पेक्ट में अल्फा हो गया, रिएक्शन का ऑर्डर बी के रिस्पेक्ट में बीटा हो गया। यानी कि जो पावर लगी होगी वही ऑर्डर है उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट के रिलेशन में, किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन की। ऑर्डर किसका होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का होता है। रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्डर, ठीक, मतलब कंसंट्रेशन की पावर, कंसंट्रेशन टर्म की पावर जो लिख रहे हो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर भी हो सकता है, उसके बराबर नहीं भी हो सकता है। बस यही पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल याद रखना। द वैल्यूज ऑफ अल्फा कॉमा बीटा, इस तरीके के जो भी कंसंट्रेशन टर्म की जो पावर है, ठीक, यू कह लें, ठीक, पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है, यूज्ड, ठीक, अल्फा बीटा यूज्ड इन रेट लॉ आर ऑलवेज एक्सपेरिमेंटली प्रूवन या फिर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। ये याद रखना, ये एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइंड किए जाते हैं, ठीक, क्लियर है। अब एक खास बात बेटा, ये अल्फा बीटा क्या हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं, सुनिएगा, ठीक। अल्फा कॉमा बीटा मे बी इक्वल टू, ठीक, क्या, ठीक है, जो कोएफिशिएंट्स हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, ठीक है, ऑफ गिवन रिएक्शन। मतलब कि जैसे यहां पे लिखा गया था स्मॉल ए मोल ऑफ ए, स्मॉल बी मोल ऑफ कैपिटल बी से रिएक्ट करके स्मॉल सी मोल ऑफ सी और स्मॉल डी मोल ऑफ डी बना रहा है बेटा। तो ये कहना चाह रहा है कि अल्फा एंड बीटा मे बी इक्वल टू, ठीक, ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, ये कह रहा, बोल रहा है, एंड अल्फा एंड बीटा मे नॉट बी बेटा आल्सो। अल्फा बीटा मे नॉट बी इक्वल टू, मे नॉट बी बेटा जी इक्वल टू, मे नॉट बी, मे एंड मे नॉट बी, मे नॉट बी भी है और मे भी है, इक्वल टू, ठीक, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक, इन गिवन रिएक्शन। मेरे ख्याल से बच्चों को बात समझ में बहुत अच्छे से आ गई, ठीक है, क्लियरली आ गई समझ में। अब इसके बाद सुनिएगा, ठीक है, ये जो अल्फा बीटा है मे बी जीरो, दोनों के दोनों जीरो अगर मैं कहूं तो वो भी हो सकता है, ठीक, ये बात समझना। कब नहीं हो सकता ये भी बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन बोल रहा हूं, कब नहीं हो सकता ये वाली बात भी बताऊंगा, ठीक। एक मिनट, काजल क्या बोल रही हो, बोलो। रेट लॉ रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट एंड एक्टिव मास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। देखो रेट लॉ जो होता है, ठीक है, रेट लॉ, ठीक है, रेट लॉ, ठीक, एक्सप्रेशन जो है, रेट लॉ एक्सप्रेशन की बात करें तो रेट लॉ एक्सप्रेशन बेसिकली क्या बताता है, एक्चुअल डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन टर्म ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट, ठीक। और के क्यों लगाते हैं, दरअसल के साथ उसका रिलेशन नहीं होता है, के वहां पे केवल और केवल रेट लॉ कांस्टेंट है बेटा, के इज ओनली रेट लॉ कांस्टेंट। के जो है, ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, के बराबर हो सकता है अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के यूनिट हो जाए तो,
के उनमें रिलेशन तो बता रहा है मैथमेटिकली, तो आप देखते हो कि ठीक है वो उसमें रिलेशन बता रहा है, लेकिन सही मामले में रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसमें हम उन्हीं कंसंट्रेशन टर्म को लेते हैं पावर के फॉर्म में जिन पर वास्तविकता में रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। अभी समझ में आया? हम रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पावर लगा रहे हैं, जैसे यहां पे अगर हम बात करें कि जैसे रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें बेटा, और लिखे कि k इंटू ए का पावर ठीक अल्फा और b का पावर बीटा, तो ये जो अल्फा बीटा है ये वास्तविकता में a और b के बराबर है कि नहीं है, ये चीज एक्सपेरिमेंटली हमने प्रूव कर ली, फाइंड आउट कर ली। उससे हमें पता चल गया कि हाँ रिएक्शन का रेट इस पर डिपेंड कर रहा है कि कितने कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड कर रहा है। जैसे हमने वहां पे 2 ए लिए थे प्लस प्लस करके, एक खराब था एक सही था, वो वाली बात है। अब ये के क्यों आ रहा है ये मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा यहाँ पे एक छोटी सी चीज एक इंट्रोड्यूस करा देता हूं। यहाँ पे जो पीछे मैंने यहाँ पे बताया था आपको, लॉ ऑफ मास एक्शन भी जब बताया था, तो लॉ ऑफ मास एक्शन बताते समय भी बताया था यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा क्या करना है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हम हटाते हैं दरअसल, तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पकड़ते हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में आप यहाँ पे केएफ लगा लेते थे, फॉरवर्ड रेट लॉ कांस्टेंट, ठीक, और ए का पावर 2 लिख दिया आपने, बी का पावर 3 लिख दिया। तो वैसे ही बेटा यहां पर क्या कर रहे हैं हम इस केस में, जरा ध्यान देना। तो इस केस में बेटा हम क्या कर रहे हैं, ठीक, इस केस में भी हमने लिखा तो ये था दरअसल, था तो यहां पर ऐसे ही है, था ये ऐसे कि रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर अल्फा बी टू द पावर बीटा। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई दिया, उस कांस्टेंट को हमने के लिख दिया बेटा, और उसका नाम हमने रख दिया, के को लिख दिया बेटा, के इज रेट लॉ कांस्टेंट, के इज रेट लॉ कांस्टेंट। बस यहां पर के पर बातें कुछ समझनी है, के किस पर डिपेंड करता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, के किस पर डिपेंड करता है किस पर डिपेंड नहीं करता है, अल्फा बीटा क्या हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते हैं, ऑर्डर बता दूंगा, अभी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा एकदम, ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखो अल्फा बीटा में बी जीरो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक। दूसरी बात समझना, अल्फा बीटा में बी नेगेटिव, में बी नेगेटिव एज वेल, ठीक है, अल्फा बीटा में बी फ्रैक्शनल। अब इसी में सवाल बनते हैं, कब होंगे फ्रैक्शनल कब नहीं होंगे, में भी लगा रहे हैं, ठीक, हमेशा नहीं लिख रहे हैं कि इट इज ऑलवेज, ऐसा भी नहीं लिख रहे, में भी लिख रहे हैं, इसका मतलब कब होगा कब नहीं होगा बताएंगे अभी। में भी फ्रैक्शनल, ठीक, में भी नेगेटिव, ठीक, में भी एन इंटीगर, पॉजिटिव इंटीगर, अल्फा बीटा में बी अ पॉजिटिव इंटीगर, ठीक है। अच्छा ये भी हो सकता है कि इनमें इंटरचेंजेबल हो, कि मतलब अल्फा पॉजिटिव है बीटा नेगेटिव है, एक जीरो है दूसरा नॉन जीरो है, ऐसा एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ऐसा बहुत सब पॉसिबल है, ठीक। अब बताते हैं आपको एक खास बात, द वैल्यू ऑफ रेट लॉ कांस्टेंट, ध्यान से समझना बेटा, द वैल्यू ऑफ रेट लॉ कांस्टेंट। एक चीज थोड़ी सी एक्सप्लेन करेंगे अभी, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आखिर यार ये अल्फा की वैल्यू नेगेटिव पे डिपेंड अगर करता है तो नेगेटिव का क्या मतलब है, कि इसका मतलब क्या है। तो दरअसल नेगेटिव वाली बात को मैं समझा दूं थोड़ा सा। मान लेते कहीं पर लिखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के मल्टीप्लाई ए का पावर माइनस का 1 लिखा है, इसका मतलब ये हो गया कि के इंटू 1 बाई ए, मतलब ए के कंसंट्रेशन पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, कि रेट ऑफ रिएक्शन ए के, ठीक है, कंसंट्रेशन पर इनवर्सली डिपेंड कर रहा है, अगर ये कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो उल्टा रेट घट जाएगा, इसका मतलब ये होता है। इसका मतलब ये नहीं कि यार वहां तो इतने तो मॉलिक्यूल नेगेटिव में तो थोड़ी मॉलिक्यूल होते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, ये मैथमेटिकल बात है, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ रेट लॉ कांस्टेंट जो है, ठीक, ये वाले चमक जाना चाहिए दिमाग में आपके, एकदम चमकना चाहिए पक्का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, ठीक है, नीट यूजी 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। द वैल्यू ऑफ रेट लॉ कांस्टेंट डज नॉट, पहली बात, डज नॉट डिपेंड अपॉन क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप रिएक्टेंट कितना भी लो उससे के का लेना देना कोई नहीं है, आप इनिशियली कितना लेते हो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का। ए और बी की जब रिएक्शन आपने शुरू कराई तो ए आपने 2 लिया था, 2 की बजाय 20 ले लीजिए, उससे कोई उसकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ता, के तो के ही रहेगा। तो इसका मतलब के किस पे डिपेंड करता है, ये बात समझिएगा। तो अब सुनिएगा, द वैल्यू ऑफ के
द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स, बता बेटा किस पे डिपेंड करती है, बताओ बताओ बेटा, ठीक है अमन बताओ क्या लगता है किस पे डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ के, काजल बताओ वैल्यू ऑफ के किस पे डिपेंड करता है, वैल्यू ऑफ के किस पे डिपेंड करता है, बोलो बेटा जल्दी 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 बोलो, आराम से बताओ, जल्दीबाजी भी नहीं, बताओ वैल्यू ऑफ के किस पे डिपेंड करता है, जल्दी से बताओ के किस पे डिपेंड करता है। एक आप जानते हो, एक चीज का आंसर जानते हो, इसमें से एक आंसर आप जानते हो कि ये डिपेंड किस पे करता है, लेकिन मैं एक बात बता दूं ये एक चीज पे डिपेंड नहीं करता है, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है ये बात समझना ध्यान से, बताइए पहले आप बताइए, एक तो आप बता लोगे, मैं जानता हूं कौन सा हो सकता है, दोनों भी आप बताओ। वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड किस पे नहीं करती है वो बता दिया कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती है, ये बात ध्यान रखना, डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन, डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एकदम याद कर ले। लेकिन किस पे डिपेंड करती है, एक आंसर आया अमन का, नहीं रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, नहीं नहीं ना ना ना, रेट ऑफ रिएक्शन पे तो डिपेंड ही नहीं करती, उसको हटा दी एकदम किनारे। वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के दरअसल रेट ऑफ रिएक्शन जो है, ठीक है वो तो मतलब इसके बराबर होता है के मल्टीप्लाई, और ये जो हम करते हैं इस पे इसके बराबर होता है रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये नहीं करना हमको, हमको ये बताइए आप कि ए की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, एक आंसर और आपने दिया, टी एंड कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, नहीं नहीं बेटा ना ना ना, वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, एक चीज याद रखना टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, एंड दूसरी चीज मैं लिख रहा हूं, दूसरी वाली चीज आप एकदम याद कर लीजिए, दूसरी वाली चीज भी गुलाबी रंग से लिख दे रहा हूं, एंड एक्टिवेशन एनर्जी, एंड एक्टिवेशन एनर्जी ईए, इन दो चीज पे डिपेंड करेगा के का वैल्यू। और अगर आप ध्यान से देखो तो किस रिलेशन में डिपेंड करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बेटा बात ध्यान से समझिएगा, के बराबर ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये आर्हीनियस का इक्वेशन है। इसके मुताबिक अगर आप देखोगे तो जो के है वो टेम्परेचर के साथ में डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ मतलब रेट ला कांस्टेंट के बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के बढ़ेगा, समझना टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के की वैल्यू बढ़ती है, ठीक रेट ला कांस्टेंट बढ़ जाएगा, इसीलिए रिएक्शन का रेट ही दुगना हो जाता है 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन दुगना हो जाता है, क्यों रेट ला कांस्टेंट डबल हो जाता है, ठीक है बात समझिएगा। लेकिन यहां पर पहली चीज तो आगे कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के साथ रिलेशन देखिए क्या है, अभी आपने देखा बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ये e की पावर है, मतलब एक्सपोनेंशियल रिलेशन है, चाहे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं के बराबर a डिवाइडेड बाई e टू द पावर ई ए बाई आर टी, एक्सपोनेंट की पावर है और पावर में भी इनवर्स में है, ये एक्सपोनेंस की पावर है, पावर में इनवर्स में है, क्योंकि ई ए बाई आर टी है। अब t के साथ ये रिलेशन चल रहा है, समझिएगा ध्यान से, t बढ़ाएंगे समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल है रिलेशन, के बराबर, एक मिनट सफेद से लिख देते हैं, एक मिनट सफेद से लिख देते हैं, के बराबर आप जान रहे हैं a डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर ई ए बाई आर टी है। बताओ मुझे अगर t हम बड़ा करेंगे, यहां से समझना बहुत आसानी से, t बढ़ाएंगे तो ई ए बाई आर टी क्या होगा, घटेगा, बोलो अगर t बढ़ाएंगे, अगर t खाली बढ़ाएंगे तो ई ए बाई आर टी घट जाएगा, और ई ए बाई आर टी घटेगा अगर, तो e टू दी पावर जो ई ए बाई आर टी है, बता बेटा इसका क्या होगा। अब ये चीज अगर घट गई, पावर घट गई तो e भी तो घट गया, और अगर e घट गया तो बताइए मुझे कि जो k है बराबर 1 बाई, यानी a डिवाइडेड बाई e की पावर है समथिंग, e की पावर है ना ई ए बाई आर टी। अब बताओ अगर यही चीज पूरी की पूरी घट गई तो इसका मतलब इसकी वैल्यू बढ़ गई, इसकी वैल्यू बढ़ गई, फिर से समझिए, ये वाली चीज दिमाग में डाल लीजिए, टेम्परेचर बढ़ाया, बोलो ये क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, बोलो
टेम्परेचर इंक्रीज किया तो E बाई आर टी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। E बाई आर टी डिक्रीज हुआ तो E की वैल्यू का क्या हुआ, E की वैल्यू भी डिक्रीज हो गई। और E की वैल्यू अगर डिक्रीज हुई तो K की वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि E और K इनवर्स रिलेशन में। तो ये बात समझ में आ गई आपको। तो अब बचा ही क्या, इसका उल्टा मार दीजिए सब कुछ, इसका उल्टा मार दीजिए सब कुछ। क्या, अब यहां पे ये T नीचे था तो ये बढ़ा, तो ये बढ़ा, ये बढ़ा तो ये बढ़ा। अब EA तो ऊपर है उसके, अब उल्टा चलेगा। इसका मतलब ये है कि ऑन इंक्रीजिंग EA, ठीक है, K डिक्रीजेस बच्चा लो, ठीक, एंड ऑन डिक्रीजिंग, ये लाख टके की बात है, डिक्रीजिंग EA K इंक्रीजेस बच्चा लोग। ठीक, इसको वायरल कर दीजिए, अगर कर सकते हो तो बेटा इसको वायरल कर देना। इसको इतने लाइक्स मिलेंगे, इतने ज्यादा इसको व्यूज मिलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, इसको आप जितना मर्जी चाहे जो है वायरल कर दीजिए। ठीक है, इसी में से जो है, ठीक है, कट करिए और कर दीजिए। ठीक है, ये इतना वायरल होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, बहुत लाख टके की बात है ये हालांकि कई जगहों पर ये बात लिखी गई कि के डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, एक्टिवेशन एनर्जी पे, लेकिन ये बात कहीं बताई नहीं जाती है कि एक्टिवेशन एनर्जी के साथ डिपेंड कैसे करता है। तो ये थोड़ा सा ग्राफ से भी आप समझोगे तो आपको समझ में आने वाली बात। आइए दिखाते हैं। मान लेते हैं कि यहां पर हमारे सामने की कोई प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन थी, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, ये एनर्जी है, इसके बीच में यहाँ पे ग्राफ खींचा हुआ है, ये एक्टिवेशन एनर्जी ये थी, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर है, और ये यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी है बेटा, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है बेटा। अब मेरे को ये बताओ कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी को मैं कम कर दूं तो बताओ भाई, एक्टिवेशन एनर्जी कम करने का मतलब कि थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर डाउन ले आए। अरे यार, या तो थ्रेशोल्ड एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर या तो डाउन ले आए, या एवरेज काइनेटिक एनर्जी ही बढ़ा दिए हो। दो ही तरीका हो सकता है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का। तो एक्टिवेशन एनर्जी जब कम होगी तो मुझे बताओ, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बनाएंगे, और ज्यादा मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बनाएंगे इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने का मतलब कि के का वैल्यू बढ़ गया। ठीक है, क्लियर है, बोलो। तो एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है बाबू। एक्टिवेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करता है आपको पता है, वो कैटेलिस्ट पे डिपेंड करता है, वो कैटेलिस्ट पे डिपेंड करता है। अब निकल के बाद असली मैंने बता दी कि वो डिपेंड कैटेलिस्ट पे करता है। तो यहां जहां पर लिख रहे थे कि ये डिपेंड करता है एक्टिवेशन एनर्जी पे, ठीक है, विच कैन बी अल्टर्ड बाय कैटेलिस्ट बेटा, कैटेलिस्ट। तो कैटेलिस्ट पर और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा आपका के का वैल्यू। क्या समझ में आया बात? कितने बच्चों को समझ में आ गया? चमक गया, बताओ, बोलो बोलो। टेम्परेचर पे और कैटेलिस्ट पे डिपेंड कर रहा है। इक्वेशन को ओपन करके, कौन सा वाला, अच्छा वो वाला, ये वाला जो है, ये एक्सप्रेशन को, इसकी बात कर रहे हो अमन? ये जो इक्वेशन लिखा है इसको ओपन करके वो कर दे, बता दे रहे, ठीक है, ठीक है, बता दे रहे, कोई दिक्कत नहीं, बता दे रहे, ठीक है, उसको भी बता दे रहे कैसे वो मतलब जो है उस फॉर्म में आया, वो बता दे रहे, ठीक है। सुनिए, जैसे लिखा हुआ था कि k बराबर a e टू दी पावर माइनस ए बाई आर टी ऑन टेकिंग, ठीक, लॉग ऑफ बोथ द साइड, लॉग ना लेकिन नेचुरल लॉग लेंगे, नेचुरल लॉग, बायोलॉजी वाले बच्चे तो इसलिए मैं नेचुरल लॉग या फिर ln लिख रहा हूं, ठीक, ऑफ बोथ द साइड, ठीक, दोनों साइड का ln ले लिया। ln लेने का मतलब होता है नेचुरल लॉग एट एक्सपोनेंशियल बेस। तो ln के बराबर लिखेंगे ln a e टू दी पावर माइनस ए बाई आर टी। बेटा इसको हम लोग लिखेंगे ln के बराबर ln a, ठीक। अब लॉग की प्रॉपर्टी ln m मल्टीप्लाई n, ln m प्लस ln n, तो क्या आ जाएगा, प्लस ln e टू दी पावर माइनस ए बाई आर टी। अब बेटा इसको आप लोग ऐसे लिखोगे ln के बराबर ln a प्लस, अब ln e टू दी पावर माइनस ए बाई आर टी है, तो आप जानते हैं कि जैसे इसको आप ऐसे लिखते हैं log, ठीक, e बेस पे एक्सपोनेंशियल की पावर अगर x है तो उसको आप लिख देते हो x log, ठीक, e एट एक्सपोनेंशियल बेस। और जब ये बेस और ये वेरिएबल बराबर हो जाता है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो अब इसको क्या लिखोगे, ये पावर उड़ करके यहां से पूरी की पूरी कहां आ जाएगी, यहां, तो लिखोगे इसको क्या,
माइनस ई ए बाई आर टी ब्रैकेट में कर लो, और इधर एल एन ई रह गया, और एल एन ई की वैल्यू 1 आ जानी है। तो अब आप लिखोगे एल एन के बराबर एल एन ए प्लस माइनस माइनस हो गया ई ए बाई आर टी बेटा। एल एन को आप जानते हैं कि नेचुरल लॉग को अगर लॉग 10 बेस पे ले जाएंगे 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 2.303 लॉग के बराबर 2.303 लॉग ए माइनस ई ए बाई आर टी। अब जरा इसको अगर हम 2.303 से दोनों साइड डिवाइड कर दे तो आ जाएगा लॉग के बराबर लॉग ए माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी। तो ये हमारा एक्चुअल ये एक एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। और इससे दो अलग अलग टेम्परेचर पे जब हम एक्सप्रेशन बनाते हैं तो वो आ जाता है log K2 बाई K1 बराबर EA बाई 2.303 ठीक आर ब्रैकेट में 1/T1 माइनस 1/T2 आ जाता है। डन, यही ना, ठीक। इसके बाद यही ना आ जाता है, ठीक। फॉर टू टेम्परेचर्स T1 एंड T2 इफ रेट लॉ कॉन्स्टेंट्स ठीक आर K1 एंड K2 देन क्या आ जाता है log K2 बाई K1 बराबर EA बाई 2.303 R ब्रैकेट में 1/T1 माइनस 1/T2 आ जाता है। इस एक्सप्रेशन का यूज करके आर्हेनियस इक्वेशन के आप क्वेश्चंस लगाते हो, ठीक है। इस एक्सप्रेशन का यूज करके आर्हेनियस इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स आप लगाते हो। जैसे आ जाता है कि ये रेट मतलब टेम्परेचर इतने से इतना हो गया, रेट 4 गुना हो गया, 2 गुना हो गया, तो बताइए एक्टिवेशन एनर्जी कितना होगा, ऐसा पूछता है, ऐसे सवाल पूछता है ना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। नहीं, नेचर ऑफ रिएक्टेंट की अगर बात करें तो देखिए जैसे रिएक्शन का रेट जो है, ठीक है, रिएक्शन के रेट की बात होगी, वो रेट ला कांस्टेंट नहीं हुआ, वो रेट ला कांस्टेंट नहीं हुआ बेटा। रेट ऑफ रिएक्शन जो हुआ, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन की बात चल रही है ना यहाँ पे। तो जैसे रेट ऑफ रिएक्शन की जो बात चल रही है ये तो है ही है। अब ये बात यहां जब कही जा रही है कि के की वैल्यू पर्टिकुलर किसी एक रिएक्टेंट के लिए, कोई एक रिएक्टेंट है, कोई एक रिएक्शन चल रही है ना, उस रिएक्शन में तो रिएक्टेंट सेम हो गया। जैसे हम कहें कि H2 की Cl2 से रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन के लिए के कुछ और होगा, ठीक। H2 की N2 के साथ रिएक्शन हो रही है, इसके लिए के कुछ और होगा। ये तो बात है ही है, ये तो अलग बात हो गई ना। जैसे आपके नंबर अलग आ रहे हैं, दूसरे बच्चे के नंबर अलग आ रहे हैं, ये तो बात अलग है ही है। वो तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आप कितने ला रहे हो, दूसरे पे डिपेंड कर रहा है कितने ला रहे हो, लेकिन आप ही पे बात चल रही है कि आप कभी ज्यादा नंबर लाते हो कभी कम। इसका मतलब आप क्यों कम लाते हो क्यों ज्यादा ला रहे हो, इस पे डिपेंडेंसी की बात हो रही है कि वैल्यू ऑफ के डिपेंड किस पे कर रही है। वो अंडरस्टूड है, पर्टिकुलर एक ही जो है रिएक्टेंट के संबंध में बात हो रही है कि कोई एक रिएक्टेंट है, उस रिएक्टेंट के लिए के की वैल्यू कब बदलेगी कब नहीं बदलेगी, ये बात हो रही है। कि रिएक्टेंट की मात्रा ज्यादा ले लें तो क्या बदल जाएगी, आंसर है नहीं, ठीक। ये बात आई समझ में अमन? अमन ये बात समझ में आ गई? ये बात बेटा समझ में आ गई बहुत अच्छे से कि के की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए यही बच्चों के लिए डाउट वाले सवाल होते हैं, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया, आप मतलब आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है। ये क्वेश्चन सुन के मन खुश हो गया कि जो आपने पूछा, ठीक है, बहुत यही चीज होती है, डाउट आपके मन में है तो उसको निकालिए बाहर, एग्जैक्ट आंसर आएगा, ठीक। तो ये बात चल रही है कि किसी एक रिएक्टेंट के लिए कोई रिएक्शन हो रही है, उसमें जो रिएक्टेंट एक है, 2 है, 3 है, 4 उससे मतलब जितने भी रिएक्टेंट हो, किसी एक पर्टिकुलर चल रही रिएक्शन के लिए के की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे एंड कैटेलिस्ट। बाकी नेचर ऑफ रिएक्टेंट बदल गया तो भाई तो पता ही है कि हाइड्रोजन के लिए और नाइट्रोजन की रिएक्शन के लिए कुछ और है रेट ला कांस्टेंट, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के लिए रिएक्शन के लिए रेट ला कांस्टेंट कुछ और है कि नहीं? अभी बात समझ में आ, अभी चमक गया, अभी चमका? हाँ हाँ हाँ, यही चीज, ये क्वेश्चन ही इसी चीज का होता है। जब बोलता है ना वैल्यू ऑफ के किस पे डिपेंड करती है किस पे के डिपेंड नहीं करती है, तो जैसे ये क्वेश्चन ही ऐसा होता है। मतलब मान लो कि ऐसे उसने लिख दिया, उसने लिख दिया a प्लस बी गिविंग प्रोडक्ट, ठीक। और उसने कहा कि इस रिएक्शन के लिए रेट बराबर है k मल्टीप्लाई a का पावर अल्फा और b का पावर बीटा। उसने पूछा कि ऑन विच फैक्टर वैल्यू ऑफ k डिपेंड्स, ठीक, क्लियर है, फॉर अ गिवन रिएक्शन, ठीक। तो उसने लिखा ऑप्शन में, ठीक है, लिख दिया कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। दूसरा उसने लिख दिया
टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। तीसरा उसने लिख दिया कैटेलिस्ट, और चौथा उसने लिख दिया बोथ बी एंड सी। तो यही आपका आंसर करेक्ट है। टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन एंड कैटेलिस्ट दोनों पे डिपेंड करता है। कैटेलिस्ट क्यों? क्योंकि कैटेलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को घटा बढ़ा सकता है। अभी समझ में आ गया? अभी बढ़िया समझ में आ गया? बोले अच्छा समझ में आया? बोलो बोलो बोलो। चमक गया ना? एकदम एकदम चमका। या बस यही चीज प्यारे बच्चों, आग लगा दी सबने। कर दोगे बड़ा काम, हम जानते हैं, निकालोगे निकालोगे, ठीक है, करोगे करोगे, बड़ा काम करोगे सब लोग, पक्का पक्का पक्का, यकीन है यार, करोगे पक्का, 100% निकालोगे, रिजल्ट निकालोगे यार। उम्मीद ही नहीं, पूरा का पूरा विश्वास है, 101% निकालोगे यार, सब बच्चे निकालोगे 101%, गारंटी के साथ, गारंटी गारंटी है, निकलेगा निकलेगा पक्का। ठीक है, चलो चलो, समझ गया ना? चलिए आइए अब बात करते हैं बेटा, अब बात करते हैं कि जो वैल्यू ऑफ के, इसकी बात हो गई, रेट लॉ की बात हो गई। अब जो यहाँ पे ठीक जो यूनिट ऑफ के है, इसकी बेटा बात करेंगे, ये किस पे डिपेंड करती है, ठीक समझिएगा। यूनिट ऑफ के, ठीक, डिपेंड्स अपॉन, बात समझिएगा ध्यान से, डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यार पानी पिएंगे हम, पानी पी लें, 2 मिनट का गैप ले लें, 2 मिनट का, बस 2 मिनट का, ठीक, 2 मिनट से ज्यादा नहीं है ना। पानी रखा है मेरे सामने, रखा, बस पी क्या दो। वेलकम बैक बच्चा लोग, ठीक, शुरू करते हैं फिर से। सुनो, तो यूनिट ऑफ के डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ऑर्डर रिएक्शन का क्या होता है, ये बात हमको पता ही है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है। जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन की पावर्स जो होती है उनका सम, ठीक है, मींस किस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, अपॉन द कंसंट्रेशन टर्म्स यूज्ड इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, उस पे डिपेंड कर रहा है ना। मींस जैसे एक रिएक्शन है कि रेट इक्वल टू के मल्टीप्लाई ए का पावर 1 है और बी का पावर 2 है, तो इसका ऑर्डर जो हुआ 1 + 2 = 3 हो गया, इसका ऑर्डर हो गया 3, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या हो गया 3। अब समझना बेटा बात, अब असली कहानी शुरू होने वाली है। रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो सकता है, ठीक, क्या नहीं हो सकता, मतलब क्या हो सकता है उसकी पहले बात करते हैं, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, द सम ऑफ दी, अभी यूनिट निकालना सिखा रहे हैं, 1 मिनट, द सम ऑफ दी पावर्स ऑफ, ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स यूज्ड इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है, ऑफ अ गिवन रिएक्शन, किसी एक रिएक्शन के रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन टर्म यूज हुए हैं पावर के फॉर्म में, ठीक है, पावर ऑफ, ठीक, कंसंट्रेशन टर्म जो यूज हुए हैं, ठीक है, उसी को पावर के सम को ही बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इट मे बी नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शन और इंटीगर,
यानी कि ये -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है, 5/2 भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये। ठीक बात समझ में आ गया? क्लियर है? ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन 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 लेकिन, ठीक, अब समझना बात ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं। अब आपको एक चीज समझा रहा हूं मैं, वो 2-3 चीजें आज के क्लास में कंप्लीट करके ही खत्म करना है, क्योंकि उसी के पीछे पूरा का पूरा क्वेश्चन है, वो जो आपका सिलेक्शन रोकता है। जैसे एक रिएक्शन मान ली दी हुई है, आपको एक रिएक्शन में दे दी कि A+B और इससे बन रहा है प्रोडक्ट, और मैंने कहा कि ये रिएक्शन जो है, ठीक, कंप्लीट हो रही है सिंगल स्टेप में, कंप्लीट इन सिंगल स्टेप। बात समझना, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड बात हो रही है यहां पे। यही चीज बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कि अगर ये रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जा रही है, इसका मतलब ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। बात समझना, इसका मतलब ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन की अगर हम बात करें, तो एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में बच्चा जी, ऑर्डर कभी भी 0 नहीं होता है, ना ही फ्रैक्शन होता है। ये याद रखना हमेशा। अगर किसी रिएक्शन का एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही है रिएक्शन, तो उसका ऑर्डर 0 नहीं होता है। ठीक है, ऑर्डर 0 नहीं हो सकता। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है, उसका ऑर्डर 0 या फ्रैक्शनल नहीं होगा। नोट कर लीजिए कहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, आप बाद में आपको जब मटेरियल देंगे ना, मटेरियल में ये सारे पॉइंट्स रहेंगे। ठीक है, मटेरियल आपको देंगे, मटेरियल में सारा पॉइंट रहेगा, एक एक पॉइंट रहेगा। ठीक है, द ऑर्डर, ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन जो कि एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। द ऑर्डर कैन नॉट बी 0, ऑर्डर 0 नहीं है। यानी कि ऑर्डर अगर किसी रिएक्शन का 0 है, तो वो एलिमेंट्री नहीं है। ये बात क्लियर हो गई एकदम? बोलो, चमका कि नहीं चमका? ठीक है, दूसरी बात, द ऑर्डर कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, ऑर्डर फ्रैक्शनल भी नहीं होगा। दो बात आपको एकदम याद रखनी है, ये 0 नहीं हो सकता, ये फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, ये बातें याद रखनी है। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो ऑर्डर 0 नहीं होगा, ऑर्डर फ्रैक्शनल नहीं होगा। हम थोड़ा सा इस तरफ चले गए हैं, ठीक, एक बात लेकर के इस तरफ आ गए हैं। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं? आप जानते हैं, जो एक से ज्यादा स्टेप में होती हो। एक से ज्यादा स्टेप में जो रिएक्शंस होती हैं, उनके केसेस में जो भी आप देखते हो, ठीक है, ऑर्डर, वो कुछ भी हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है, वो 0 हो सकता है, फ्रैक्शनल होता है, वो चलेगा। ठीक है, और उनमें जो मल्टीपल स्टेप में रिएक्शंस होती है, उसमें जिस स्टेप पे रिएक्शन की रेट डिपेंड करे, उसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्लोवेस्ट स्टेप होता है। ठीक है, क्लियर है? स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे ही जो है आप रेट ला एक्सप्रेशन जो है, ठीक, बनाते हैं। रेट ला एक्सप्रेशन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे ही आप लेते हो, ये बात ध्यान दें। अभी बात समझ में आया? चमक गया कि नहीं चमका? बताओ अमन, बोलो अमन। मटेरियल 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 मिलेगा। ठीक है, मटेरियल में थोड़ा सा, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा, पूरा का पूरा मटेरियल इसका जो है, ठीक है, आपको देंगे, चैप्टर खत्म होते 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 पूरा। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि वो मतलब एक साथ देने का उसका मतलब है, वो पहले दे देने का कोई मतलब तो है नहीं। ठीक है, तो वो आपको मिलेगा, वो चिंता ना करिए। ठीक है, क्लियर? दे देंगे, दे देंगे। ठीक है, तो सुनिएगा बात बहुत ध्यान से, कि यहां पे क्या कह रहा है कि ऑर्डर कैन नॉट बी 0, ऑर्डर कैन नॉट बी फ्रैक्शनल अगर एलिमेंट्री है तो। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है? फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या करना है आपको? फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या करना है आपको? ठीक, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज टेकन इनटू कंसीडरेशन, फॉर ऑर्डर, ठीक, एस्टिमेशन एंड रेट ला, दोनों के लिए। ठीक, ये लेते हैं आप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है, आरडीएस जो होता है, वो स्लोवेस्ट स्टेप होता है बेटा। दिस इज द स्लोवेस्ट स्टेप। क्लियर? बात समझ में आ रही है एकदम बढ़िया से? ठीक है, तो अब बात को समझिएगा। एक खास बात थोड़ी सी रिलेटेड टू यूनिट, मतलब जो यूनिट ऑफ के है वो कंप्लीट कराना है।
साथ साथ में जो के की मतलब वैल्यू है वो तो हमने बता दी, के को और क्या कुछ कहते हैं ये दो तीन चीजें बतानी है। और तो थोड़ी सी यहां पर के पे वापस चीज चलते हैं लेकर के, ठीक है। के से रिलेटेड छोटा सा एक पॉइंट और बताना है आपको, वो बता के ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये जरा के पे चलते हैं वापस, ठीक है। द वैल्यू ऑफ के, ठीक है, द वैल्यू ऑफ के, ये बात के की हो गई थी, ठीक है। अब के से ही रिलेटेड बताने जा रहे हैं एक खास बात जिसको यहां पे डालेंगे इस वाले पॉइंट पे, यहीं पे। द के इज आल्सो नोन एज रेट, ठीक है, स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं कि कहीं पर लिखा हुआ कि रेट बराबर के मल्टीप्लाई ए का पावर अल्फा और बी का पावर बीटा। अगर इसमें इफ कंसंट्रेशन ए बराबर बी बराबर 1 है तो बेटा इसका मतलब हो जाएगा कि रेट बराबर के मल्टीप्लाई 1 का पावर अल्फा और 1 का पावर बीटा, तो बराबर के ही आ जाएगा। तो रेट की वैल्यू जब के बराबर आ गई तो इसको स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहते हैं, इसको स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी इसको कहते हैं, ठीक है। क्लियर, एक बात होगी। अब यूनिट ऑफ के की थोड़ी सी बात कर ले, क्योंकि हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो अब ऑर्डर क्या होता है, मान लेते हैं कि किसी रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो अगर nth ऑर्डर है तो यूनिट ऑफ के कैसे निकालते हैं आपको सिखा दे रहे हैं, ठीक है बेटा। तो इसको लेकर चलते हैं बिल्कुल उस पॉइंट पे जहां पे हम चल रहे थे लास्ट में, एकदम आज ही की क्लास में कंप्लीट करेंगे एकदम। यूनिट ऑफ के फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। पूरी तरीके से जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, पूरी तरीके से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होते हैं उसकी डिटेल अगली क्लास में लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तक अभी इस क्लास में यूनिट ऑफ के की रेट लॉ एक्सप्रेशन की एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तक की बात हमने की है, ठीक है। क्लियर है। तो बहुत जल्दीबाजी नहीं करना है भाई, देखो ऐसा कुछ नहीं है कि जो है आज ही खत्म सब कर देने का इरादा है, आराम से पढ़ते हैं, कोई इतना इशू तो है नहीं। बोलो क्या बोलते हो, कुछ कह रहे हो क्या? ठीक है ना। क्या बोल रहे हो बेटा? सर, हाउ वी केम टू नो अबाउट फेरस और फेरिक आयन, दैट विच वन बिलोंग टू +2 आयन और +3 आयन ऑन देम। मतलब क्या सिंबल की बात कर रहे हो? मतलब जैसे Fe+2 है तो यह फेरस है और Fe+3 ये फेरिक है। जो जिसकी चार्ज जिसका कम होता है वो अस रहते हैं, जिसका चार्ज ज्यादा रहता है इक रहते हैं, IC इक। कुछ और पूछना चाह रहे हो? कुछ और बोलो, बोल बेटा। अस अस लगता है उसी में जिसका जो है ना अस अस हमेशा, देखो जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे Hg है, Hg2 पे 2+ है तो इसको बोलते हैं मर्क्यूरस, है ना। और Hg पे डबल+ अगर है तो इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक। अब देखो Cu+ को बोलते हैं क्यूप्रस, Cu++ को बोलते हैं क्यूप्रिक। तो इक उसी में लगेगा जिसका चार्ज ज्यादा है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को हमेशा इक से IC इक लगाते हैं, और OUS अस लगेगा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। यही ना पूछ रहे थे? बोल बेटा। हाँ हाँ, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी होगा तो उसके लिए जो मैक्सिमम होगा उसी के लिए ऐसा करते हैं। अब 3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो उसके ऊपर ये चीज ही नहीं यूज होती है ना, ठीक है। समझ में आ गया? आया समझ में बेटा? आई थिंक सो, एकदम चमक गया बढ़िया से, ठीक है। अब सुनिए, इसको हटा देते हैं वाली बात को यहां से, ठीक। अब बात करते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे जरा, अरे यार सिखा देंगे, केमिस्ट्री इतना इजी बना देंगे ना कि आप जो है सोते सोते भी जो है जवाब दे देंगे। 100% जो है इसकी गारंटी लेते हैं। केमिस्ट्री इतना आसान आपके लिए बना देंगे कि आप सोते सोते मतलब आधा जगे हुए हैं, नींद में, तो भी आप क्वेश्चन कर लेंगे, गारंटी है। कम पावर नहीं रखते हैं,
ठीक, एलिमेंट एड्यूटेक पूरी पावर रखता है, आपके अंदर पूरी ट्रांसफर कर देगा, बिल्कुल जैसे ठीक है, एक तरीके से पेन ड्राइव लगाया, पेन ड्राइव से इधर ट्रांसफर कर दिया, पेन ड्राइव वाला मसला, बिल्कुल मतलब वाईफाई से देने वाला भी सिस्टम नहीं है, पेन ड्राइव लगा के जैसे करते हैं वैसे ट्रांसफर कर देंगे पूरा। ठीक है, जो आता है मुझे केमिस्ट्री इतना उतना तो सिखा दूंगा मैं। बेटा ये क्वेश्चन अच्छा ये समझा, ओके। ये जैसे अगर मान लो लिखा हुआ है कि फेरस और फेरिक, ठीक है, तो ये तो थोड़ी सी खास बात ये है ही है कि कहीं ना कहीं ये बात आपको पता होगा ही, ठीक, कहीं ना कहीं तो पता होना चाहिए आपको कि जो आयरन है उसकी दो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, मेन ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी दो है, ठीक है। एक तो जैसे अब आयरन की अगर हम बात करें, आयरन 26 एटॉमिक नंबर है, तो AR लिखते हैं और 4s2 लिखते हैं, 3d6 लिखते हैं। अब d6 की अगर बात करेंगे तो d6 तो ये रहता है 1 2 3 4 5 और 6, और 4s2 की बात करें तो ये है। तो जब ये दो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा s के, तो उसमें d6 बचेगा, और d6 की अगर बात करें तो ये ठीक अस है, ठीक है। अगर अगर ये तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन भी यहां से क्लूज होता है तो d5 बचा, तो d5 जब भी मिलेगा आपको, तो d5 के केस में अगर मिलेगा तो इसका मतलब कि d5 में क्या है, ठीक है, ये आपका जो है Fe ट्रिपल प्लस आएगा, ठीक, और d6 जब आएगा तो वो Fe डबल प्लस के लिए बिठाएगा, ठीक। और ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपको याद भी होनी चाहिए, ठीक है। अभी समझ में आ गया बेटा, अभी समझ में आ गया, आई थिंक सो, ठीक है ना, चलो चलो चलो, ठीक। अब समझिए, आगे समझिए, ठीक, देखिए यूनिट ऑफ के कैसे निकालते हैं ये समझेंगे। फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ध्यान समझना, देखो जैसे मान लेते हैं कि एक रिएक्शन है, ठीक, उसका ऑर्डर है nth, तो रेट इक्वल टू k मल्टीप्लाई a टू द पावर n हमने लिख दिया, ठीक, फॉर nth ऑर्डर लेट, ठीक है, फॉर a reaction A to P rate law is, ठीक, रेट इक्वल टू दिस वन k a टू द पावर n, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया ये तो बात पता है, इसका ऑर्डर nth हो गया, ऑर्डर तो nth हो गया ये तो बात पता है। अब इसमें यूनिट ऑफ k कैसे निकालेंगे समझेंगे बेटा लोग, देखो यूनिट ऑफ k निकालने के लिए यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना, ध्यान से देखिएगा, यूनिट ऑफ रेट बराबर यूनिट ऑफ के मल्टीप्लाई यूनिट ऑफ ए मतलब कंसंट्रेशन है, इसकी पावर n, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये कंसंट्रेशन है, यूनिट ऑफ ए यहां लिखने का मतलब ए स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन, तो यूनिट ऑफ रेट क्या होती है आप जानते हो, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है आप जानते ही हो, या पीछे जानते हो, पीछे पढ़ चुके हो, ठीक है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होता है, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, रेट को बोलते हैं यूनिट ऑफ के, ठीक, मल्टीप्लाई यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन का पावर क्या है n है। अब यूनिट ऑफ के एक तरफ रख लो, इसको अपनी एक तरफ रख लो और इसको इधर भेज दो, तो ये आप जान रहे हो क्या, कंसंट्रेशन यहां पर भी है, डिवाइडेड बाय टाइम है बेटा, इनटू नीचे आ गया ये, तो ये क्या आ गया, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन का पावर कितना आ गया बेटा n, जरा ध्यान से देखना, इसकी पावर 1 है उसकी पावर n है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस n हो जाएगा, तो यूनिट ऑफ k जो होगा ये हो जाएगा कंसंट्रेशन का पावर 1 माइनस n और टाइम का पावर -1, ये टाइम का इनवर्स हो गया और कंसंट्रेशन का पावर 1 माइनस n हो गया, बस इसको याद कर लो, काम आपका हो गया यूनिट ऑफ k। अब कैसा भी सवाल हो आप कर लोगे, सिंपल एक ही लॉजिक लगाइए, एक ही सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लीजिए, यूनिट ऑफ k बराबर कंसंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स, कंसंट्रेशन का पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स। अब लगाते रहिए क्वेश्चन, किसी भी तरीके का जो भी क्वेश्चन आता है, मान लीजिए लेट n बराबर 0 ऑर्डर है, फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, ठीक, n बराबर 0 होगा बेटा, n बराबर 0 होगा, तो यूनिट ऑफ k क्या आ गई, यूनिट ऑफ k क्या आ गई बोलो, कंसंट्रेशन का पावर 1 माइनस 0 टाइम इनवर्स, ठीक। अगर मान लेते हैं कंसंट्रेशन को हम लोग लेते ही हैं मोल पर लीटर में, तो मोल पर लीटर का पावर 1 आ गया, और इसको सेकंड में ले लीजिए तो सेकंड इनवर्स, इसको ऐसे लिख दीजिए, एस का इनवर्स लिख दीजिए, एस इनवर्स लिख दीजिए, ठीक है। तो अब ये आ गया मोल लीटर, लीटर को कैपिटल एल खाली लिखे, मोल लिख के कैपिटल एल, इनवर्स सेकंड इनवर्स,
ठीक है, ये आपका यूनिट ऑफ के होगी बेटा, क्लियर है, ये यूनिट ऑफ के आपकी होगी जीरो ऑर्डर के लिए। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर होती तो उसके अकॉर्डिंगली आप लगा देंगे। देखिए आप देखिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, n इक्वल टू 1 हो गया, तो यूनिट ऑफ के क्या आई बेटा, बोलिए, कंसंट्रेशन का पावर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। कंसंट्रेशन की पावर जैसे ही जीरो आ गई बेटा, तो कंसंट्रेशन की पावर जीरो का मतलब 1 हो गया, बचा सेकेंड इनवर्स बेटा। ठीक है, फ्रैक्शन में कुछ होगा तो भी आप कर लीजिएगा, लग जाएगा सवाल, है कि नहीं, समझ में आ गया बेटा, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब आगे देखो बेटा, मान लेते हैं कि इसका, देखो इसमें दिक्कत तब करता है जब ये कभी ऐसा होता है क्वेश्चन दिया हुआ, एक मैं दिखा रहा हूं आपको, बहुत ध्यान सुनेगा, बहुत ही सिंपल है लेकिन आपको कठिन लग भी सकता है। मान लीजिए लिखा हुआ है फॉर अ रिएक्शन, थोड़ा सा लंबा क्लास हो रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर अ रिएक्शन, ठीक है, ए टू पी, ठीक, ए टू पी, बात समझ रहे हैं। अगर लिखा है कि रेट बराबर के, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड प्रेडिक्ट वेदर दिस रिएक्शन इज एलिमेंट्री और नॉट। अब ये एलिमेंट्री है कि नहीं है, ये बताना है। सवाल बहुत प्यारा है, बहुत जबरदस्त सवाल है, इसका आंसर बताइए। ठीक है, यहां पे मैंने ऑप्शन इसका लिखा ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी में लिखा, हमने लिखा कि इसका ऑर्डर है 1, इसमें लिख रहे हैं ऑर्डर और इधर लिख रहे हैं ठीक टाइप, ऑर्डर लिख रहे हैं 1 और लिख रहे हैं एलिमेंट्री है, ठीक। दूसरी बात, फिर लिख रहे हैं ऑर्डर है 1 और लिख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स है, फिर लिख रहे हैं कि ऑर्डर है 0 और लिख रहे हैं कि यहां पे एलिमेंट्री है, ठीक। और चौथे में लिख रहे हैं ऑर्डर है 0 और ये है यहां पर ठीक कॉम्प्लेक्स। विच वन आंसर इज करेक्ट, बताओ, विच वन आंसर इज करेक्ट, जल्दी से बताइए। जो बताएगा पक्का है कि उसका सिलेक्शन हो रहा है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। आज की क्लास अगर आपने ध्यान से पढ़ी है, ये क्वेश्चन बता देगा कि आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी है, ये क्वेश्चन बता देगा कि आपने क्लास ध्यान से पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। जिसने इस क्वेश्चन का आंसर सही बताया, इसका मतलब है बेटा कि 101% उसका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। अमन थोड़ी सी गलती कर गए हो, अमन तुम थोड़ी सी गलती कर गए हो, थोड़ा सा रिवाइज करो, वो वाला पेज रिवाइज करिए। अच्छा, बेसिकली आज मैंने जो है ये वाला जो क्लास लिया है, ये उसी नोट पे लिया है जो पिछला नोट जो चलाया था लेक्चर 1 के लिए। हाँ, हमारे सारे लेक्चर इसी नोट पे चलेंगे, तो जो पिछला वाला लेक्चर था उसका जो आपको पीडीएफ नहीं मिला था पूरा, वो पीडीएफ अभी आपको मिल जाएगा पूरा, क्योंकि मैं पिछली क्लास में जो है क्लास ओवर कर दिया था, लेकिन मैं भूल गया था कि क्यूआर कोड जनरेट करना है। तो पहले तो क्यूआर कोड जनरेट कर देते हैं इसका, अभी इसका क्यूआर कोड जनरेट करते हैं, मैं फिर भूल जाऊंगा, ठीक है। लास्ट में कुछ ऐसा होता है कई बार बात करते करते कि, ठीक है, उसमें तो खैर मुझे लगता है कि क्लास जो है डिस्कनेक्ट शायद हुआ था क्या, खैर फिलहाल अभी मैं क्यूआर कोड जनरेट कर दे रहा हूं, इसको आप स्कैन कर लीजिएगा। पिछली क्लास और ये अभी जो भी पढ़ाया सब आपके पास आ जाएगा, ठीक है। पहले तो आप इसको स्कैन मार लेना, पहले हो जाने दो पहले, ठीक है। आंसर मैं इसका बताता हूं अभी क्या है इसका, चिंता ना करो, सब बताता हूं क्या आंसर क्या है। काजल ने आंसर दिया 3, नहीं बेटा, थोड़ा सा बैक करके देखिए, मैंने बताया था कि अगर ऑर्डर 0 है तो क्या नहीं हो सकता है रिएक्शन का टाइप, याद करो, बताया था, भूल गए। भूल गए ना, अभी सही बताओ, बताओ। आ गया ना समझ में? अरे भाई, ये इस पे क्यों जा रहे हो तुम लोग, उसमें मत जाओ, मतलब मैंने कहने का मतलब कि ए से पी बन रहा है ना, उसमें मत जाओ।
अरे भाई ये क्वेश्चन पे ऐसे मत जाओ, ऐसे मान लेते हैं ये तो ए से पी यहाँ में लिखा, मैं हो सकता है मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं इसको। अरे यार वो देखिए इतनी मुश्किल से जनरेट हुआ था फिर चला गया, उस पर टच करते हुए चला गया, फिर से दोबारा से अब वो आएगा। खैर जाने दो। खैर ये बात है कि देखो जिसका ऑर्डर 0 है वो एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होती है, ये मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। और ये भी बताया था कि ऑर्डर अगर 0 है तो मतलब फ्रैक्शनल अगर ऑर्डर है तो भी वो एलिमेंट्री नहीं होती है, वो फिर कॉम्प्लेक्स आएगा। याद आया कि नहीं? यार मैंने बताया था ना कि एलिमेंट्री जो भी रिएक्शन होते हैं उसका ऑर्डर 0 नहीं हो सकता, और एलिमेंट्री वाले का फ्रैक्शनल भी ऑर्डर नहीं होगा, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स है। अरे वो ए पे मत जाओ, खाली ए पे मत जाओ, वो लिखने का खाली वो तरीका है यार, उसका मतलब नहीं है कोई। समझ गए? हाँ यही चीजें देखिए भूल गए थे ना, आया ना निकल के यही चीज भूल गए थे, यही भूलना नहीं है बस। ये पहले स्कैन मारो इसको, ठीक है, नहीं तो फिर रह जाओगे। ठीक है बच्चों, ठीक है बेटा, स्कैन मार देना इसको, हमको नहीं। चलो, तो इसका आंसर है कि 0 एंड कॉम्प्लेक्स। ये 0 क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं के लिखा है, तो इसका मतलब ए का पावर 0 हम मान सकते हैं, ए का पावर 0 का मतलब 1, तो ए का पावर 0 का मतलब 0 ऑर्डर हो गया। ठीक है ना? अभी समझ में आ गया? अभी समझ में आ गया बेटा? आई थिंक सो आज की क्लास बहुत अच्छी चली है, 4:30 बजे से 6 बजे तक चली है लगभग क्लास। तो आज की क्लास से रिलेटेड जो डीपीपी है वो आपको मिल जाएगी 8 बजे तक, ठीक है, वो हम जो है 8 बजे तक रिलेटेड डीपीपी दे देंगे, ठीक है वो, और उसके क्वेश्चंस को आप लगाइएगा, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करिएगा। और फिर कल जो है लेक्चर 2 चलेगा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का, उसको बहुत अच्छे से कल वाली क्लास को करिएगा। और प्लीज 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 एक ही बात बोलूंगा, खूब मेहनत करो बेटा, 180 में 180 निकालना है। सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिएगा, पसंद आया तो शेयर जरूर मारिएगा, ठीक है, बेल आइकन प्रेस करके रखना बेटा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है लाइव क्लास ज्वाइन करें, मेरी ये इच्छा है, ताकि कंपटीशन एक बढ़िया क्रिएट हो और अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, क्लियर है? कैसी क्लास चल रही है जरा सा अपना फीडबैक जरूर देना, मस्त चल रही है तो मस्त जरूर लिख दिया करो उसमें मस्त क्लास चल रही है, और थोड़ा सा कमेंट भी जरूर किया करिए बेटा, ठीक है। चलिए चलिए, पढ़ाई समझ में आ रही है? टेस्ट की टाइमिंग, कौन से टेस्ट की बेटा? टेस्ट की टाइमिंग कौन से वाले टेस्ट की बता रहे हो? जो संडे को होने, जो संडे को टेस्ट होना है, संडे को टेस्ट तो 4:30 बजे, संडे वाला टेस्ट तो मतलब 4:30 बजे ना, नहीं वो 4 बजे, सॉरी, कंबाइंड वाला, और 7 बजे वो माइनर वाला, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, तो अभी जो है ठीक ओवर करते हैं क्लास बेटा, या आप पढ़ रहे थे आज जो भी टॉपिक सब देखिए, स्कैन किया होगा आपके पास, सब आ गया होगा, पूरा आ गया होगा, ठीक है। काजल इसको जो है अपने फ्रेंड्स को या अपने ग्रुप्स वगैरह में जो भी लोग हों उनको सबको एक बार अवेयर कर दीजिए कि केमिस्ट्री के लिए उनको कुछ सोचना नहीं है बेटा, ठीक है, सबको शेयर मार दीजिएगा जरूर 100%, और ठीक है जरूर 100% एकदम, ठीक है। चलो अमन, ठीक, चलो 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 ठीक है, मिलते हैं फिर कल की क्लास में बेटा, चलो ठीक है। और केमिकल काइनेटिक्स जो है वो आज समझ में आया? काजल तुम बताओ, आज समझ में आया कि नहीं आया? ईमानदारी से बताना, आज की क्लास समझ में आई? तुम्हें पता लगा कि 2 घंटा का 1.5 घंटा बीत गया? चलो, समझ में आया कि नहीं आया? अभी बताओ केमिकल काइनेटिक्स के बारे में क्या राय है? बढ़िया, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं समझ में, तो फिर भी बताना, ऐसा नहीं है कि नहीं सर को जो है सेटिस्फाई करने के लिए बोल दे, अरे अपने आप को सेटिस्फाई करना, सिलेक्शन अपना लेना है,
डॉक्टर आपको बनना है। हमें तो बनवाना है सबको डॉक्टर। ठीक है ना। चलो मिलते हैं बेटा फिर कल की क्लास में अमन। ठीक है। चलो बच्चा, कल की क्लास में मिलते हैं। तब तक खूब सारी पढ़ाई करते रहिए और मेहनत करिए बेटा, डट के। ठीक है, डट के मेहनत करिए, रात दिन एक कर दो। डाउट्स अगर होंगे तो आप जो है पूछिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डाउट्स अगर होंगे ना तो आप एक तो जो है आप एक काम करिए, डाउट्स अगर होंगे तो वो आप उसकी क्लास ही हम पूरी ऑर्गेनाइज कर देते हैं। दूसरी बात एक ये है कि ठीक है, आप ईमेल आईडी है ना elementedutek@gmail.com, उस पे भी जो है मेल कर दीजिए अपना क्वेश्चन। ठीक है, ऐप है ना आपके पास, ऐप में भी मैसेज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन का फोटो वोटो खींच करके उसे भेज दीजिए पूरा। व्हाट्सएप नंबर हम देंगे आप लोग को, चिंता मत करिए। ठीक है, एक पर्टिकुलर जो है क्लासेस के लिए ही एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, उस ग्रुप पे पूछिएगा क्वेश्चन। ठीक है, कोई चिंता नहीं है। हाँ, एक व्हाट्सएप जो है ग्रुप बना देंगे। ठीक है, उस पे आप लोग क्वेश्चन पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पूरा वो एलिमेंट एडुटेक का ही ग्रुप बना देंगे। ठीक है, क्लियर है। पूछिए ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और डाउट्स के क्लास भी रखेंगे अलग से हम, डाउट्स के क्लास भी अलग से रख देंगे। ठीक है बेटा, चलो चलो, कोई दिक्कत नहीं है एकदम। आप लोग फुल ऑन तैयारी करिए बस, बाकी हम पे छोड़िए ना। वो सारी चीज़ें मुझे पता है कहाँ कहाँ दिक्कत आती है, तो वो उसके लिए मैं जो है प्रिपेयर हूँ ऑलरेडी। ठीक है, चलो चलो तब ओवर कर रहे हैं क्लास बेटा। हाँ चलिए चलिए चलिए। कोई और डाउट बेटा, कोई और डाउट, किसी प्रकार का कोई डाउट। कोई किसी तरीके का डाउट हो तो बोलो। चलो चलो चलो, ठीक, खुश रहो बेटा, खुश रहो। चलिए बच्चा, खुश रहिए, बाय।